Very good morning, all of you. So, welcome to this wonderful batch of 15 days. Okay, this 15 days actually will change your confidence level. What exactly you will gain from this batch in the coming 15 days? What exactly is your expectation from this subject, this batch? Anybody from you? क्या लगता है आपको 15 डेज में आपके एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे? ये डोर बंद कर दो बेटा, बोलिए क्या चाहिए? अच्छा बोलिए। 15 डेज है आपके पास और 15 डेज में हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच जब हम बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव? शॉर्ट, इंपॉर्टेंट, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट। सो आपके सिलेबस का कोई पार्ट ऐसा नहीं रहेगा जो हम छोड़ देंगे। इनफैक्ट हम हर पार्ट ऑफ सिलेबस कवर करेंगे। ओके दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बैच में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, बट थोड़े एफर्ट्स आपको ज्यादा मारने पड़ेंगे। एग्जैक्टली क्या करोगे आप इस बैच में? जो जो यहाँ पर बोले जाएगा वो सब करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब आपके नोट्स देखोगे तो आपके नोट्स में आपको दो पार्ट्स दिखेंगे मेनली। एक दिखेगा आपको स्लाइड वाला पार्ट और एक दिखेगा आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। स्लाइड वाले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में हम लोग आपका प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का। ये जो एमसीक्यू का आपका जो प्रैक्टिस होगा ना, इसी के साथ साथ लास्ट में आपको दिखेगा एक अलग पार्ट जिसका नाम है फास्ट ट्रैक नोट्स। क्या नाम है? फास्ट ट्रैक नोट्स। ये फास्ट ट्रैक नोट्स में आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा अगेन और क्रिस्प में। तो जो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके अलावा और भी यू कैन से कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको फास्ट ट्रैक नोट्स के थ्रू मिलेगा। ओके सो ये जो नोट्स है ये बहुत ही मेहनत से डिजाइन किया, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगे इस नोट्स को डिजाइन करने के लिए, ताकि आपके इतना बड़ा सिलेबस आपको कंप्रिहेंसिव वे में कैसे प्रोवाइड किया जाए। सिलेबस के दो पार्ट है, आप सबको पता होगा, एक माइक्रो और एक मैक्रो। आई एम श्योर कि आप सबको मैक्रो से डर लगता है, एमए से। एवरीवन, 90% यही हालत होती है। एमआई से डर कम लगता है बट एमए से डर ज्यादा लगता है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक्चुअली एमआई थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है कंपेयर टू एमए। एमए ज्यादा टफ है कंपेयर टू एमआई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, इसमें रीजन ये है कि आपने 12th में माइक्रो पार्ट पढ़ा है तो आपको कॉन्फिडेंस माइक्रो पार्ट पे वैसे भी रहने वाला है। इट्स नॉट अबाउट कि फाउंडेशन में आपको माइक्रो अच्छा पढ़ाया गया है। फाउंडेशन में इनफैक्ट दोनों भी आपको अच्छा नहीं पढ़ाया गया रहेगा या आपने अच्छा पढ़ा नहीं रहेगा, क्योंकि सी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपको 50 या 60 आने चाहिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 80, 90, 100 के नजदीक जाने चाहिए। आप कैसे 100 के नजदीक भी मार्क मिलते हैं? 100% मिलते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स को भी मिले आउट ऑफ मार्क्स। तो ऑब्वियसली 100% मार्क्स पॉसिबल है अगर आप डिटरमाइंड रहोगे तो। क्या सर इस बैच के थ्रू पॉसिबल है? इस बैच के थ्रू भी पॉसिबल है। ओके अगर आप आज डिसाइड करते हो कि आपको आज से मेहनत करना है, मेरे साथ मेहनत करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप पूरा करने वाले हो और पूरे दिल से करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपके पेरेंट बोल रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हो आप ये कोर्स आपके लिए कर रहे हो। जब आप ये पहले डिसाइड कर लोगे माइंड में, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से मतलब स्कोर की तरफ आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे मेहनत बढ़ेगी, आप समझ लो आपका स्पीडोमीटर जैसे बढ़ता है वैसे आपका ये जो फाइनल एग्जाम का स्कोर है वो भी बढ़ेगा। ओके एग्जाम जो हम टारगेट करें उसको एग्जाम बुलाइए, अटेम्प्ट मत बुलाइए। 12th तक क्या बुलाते थे? एग्जाम। तो सीए में क्या बुलाएंगे? एग्जाम ही बुलाएंगे। अटेम्प्ट नहीं है, वो कोशिश नहीं है, बराबर ना? अटेम्प्ट का मीनिंग कोशिश होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपके रिवीजन नोट्स है, ये रिवीजन नोट आपको सामने रखने हैं। जिन लोगों को नहीं मिला है डोंट वरी, आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन एडमिशन लिए आपके पास कुरियर पहुंच जाएगा। अगर आप लेट एडमिशन लिए हो तो आपका 2-3 दिन 4 दिन बाद कुरियर मिलेगा आपको। जब तक आपको कुरियर नहीं मिलता है तब तक के लिए सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स भी आपको शेयर किए जा सकते हैं। विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल है, प्रशांत साड़ा टेलीग्राम चैनल है, इन चैनल पर आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स भी मिलेगा फर्स्ट 2 चैप्टर्स के लिए, जब तक आपका कुरियर आप तक नहीं पहुंचता है तब तक। बाकी आप लोग, आपको फिजिकल कॉपी तो मिलने ही वाला है, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स में मेरा और आपका सबका टारगेट ये नहीं है कि आपको सिर्फ पास कराना है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाना है, आपको स्कोर करना है। और इमेजिन कीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स का स्कोर अगर 70+, 80+, 90+ जाता है तो आपको एग्रीगेट का वैसे भी क्या टेंशन रहेगा?
करेक्ट। मैथ्स में स्कोर किसी का कम रहता है, जनरली मैथ्स प्रॉब्लमेटिक होता है। किसी का मैथ्स स्ट्रांग रहेगा तो अकाउंट्स प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों हमारे कोर्स में जहाँ पे अकाउंट्स भी स्ट्रांग है और मैथ्स भी स्ट्रांग है। और वाकई में अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आपने तो एक्चुअली 325 प्लस का टारगेट रखना, मतलब आपका ओवरऑल टारगेट रहना चाहिए 325 प्लस। अगर आपका मैथ्स भी स्ट्रांग है और आपका अकाउंट्स भी स्ट्रांग है, बिकॉज ये एज, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में रहती है। तो अगर आप में है ये क्वालिटी, आपको लगता है कि आपके ये दोनों सब्जेक्ट भी इक्वली स्ट्रांग है, आपको मजा आता है अकाउंट्स पढ़ने में भी और मैथ्स पढ़ने में भी, डेफिनेटली आपका ये टारगेट होना ही चाहिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इकोनॉमिक्स इज मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। मोस्ट इग्नोर्ड रीजन क्या है? आपको लगता है ट्वेल्थ में पढ़ा है, इजी है, और आप क्या करते हो इसमें 60, 65, 70 तक संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो। आपको लगता है ठीक है यार, 70 भी कम मार्क्स नहीं होते। बट जिस सब्जेक्ट में आप 70 की जगह 80, 85, 90 ला सकते थे, आप 70 पे क्यों रुक रहे हो? करेक्ट। लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ इज अ वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। अभी आजकल तो मैथ्स का टेंशन कम और लॉ का टेंशन ज्यादा होता है। और आपके पेपर पैटर्न तो भाई साहब ऐसा बनाया है इंस्टीट्यूट ने कि आप पूछे मत, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, 2 मार्क 3 मार्क, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, कि आप लिटरली परेशान हो जाओगे। तो आपको इस सब्जेक्ट में, लॉ के सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। करेक्ट। मैथ्स, कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स में आपको चाहिए सॉल्विंग प्रैक्टिस। जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। और अकाउंट्स तो वैसे भी 12th से फेवरेट ही है आपका। अकाउंट्स वैसे भी सबका फेवरेट होता है, जैसे इको फेवरेट होता है, माइक्रो पार्ट, वैसे अकाउंट्स भी फेवरेट होता है, क्योंकि आपको वो 11 12 से पढ़ रहे हो आप। आपका कंफर्ट लेवल इन सब्जेक्ट्स में पैसे भी देखा जाए तो कंपेयर टू लॉ ज्यादा ही रहने वाला है। करेक्ट। तो अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट ओनली 50 60 फ्रॉम अकाउंट्स, यू कैन एक्सपेक्ट 70 80 90 फ्रॉम अकाउंट्स ऑल्सो। अगर आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो इस फेज में कैसे अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, एक दिन मैं सुशील सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको अकाउंट्स कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आपको एक अकाउंट्स का आइडिया आ जाए। तो ओवरऑल दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका बैच रहेगा, इस बैच का एक्सपीरियंस आपको बेस्ट और बेहतरीन बनाने के लिए आपकी तरफ से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। इस बैच के अंदर ना आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट मत रहो, मेंटली भी प्रेजेंट रहो। और मेंटली प्रेजेंट रहना मतलब क्या? कंटिन्यूअस आंसर्स देते रहना, राइट रॉन्ग मत सोचो। वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए मुझे, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। जो लोग ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, वहां पर घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग क्या करने वाले, आपके घर बैठे आप कैमरे के सामने आंसर दो। ऐसा सोचो ही मत कि आप घर में बैठे हो, अकेले बैठे हो, आसपास के लोग क्या बोलेंगे अगर आप आंसर करोगे अकेले में, तो मत सोचो। घर वाले लोग वैसे भी सीए वाले स्टूडेंट्स को पागल ही समझते, राइट? तो ज्यादा लोड लो मत। सिंपल है, आपका बेस्ट पॉसिबल एफर्ट आपको डालना है और कमिंग एग्जाम आपको पास करनी है। ठीक है, आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि ये कमिंग एग्जाम मेरा फाइनल एग्जाम रहना चाहिए। इसके बाद मुझे सीए फाउंडेशन तो देना नहीं है, बराबर है? मुझे क्या देना है? सीए इंटर देना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी समझ लो। हम माइक्रो पार्ट कवर करेंगे, फिर मैक्रो पार्ट पे जाएंगे। माइक्रो क्योंकि आप सबको इजी जाता है, तो माइक्रो में ज्यादा डिटेल में हर बिट को समझाने की कोशिश नहीं करते हुए, थोड़ा सुपरफिशियली देखते आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मुझे समझा कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ रहा है, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। अगर ऐसी बारी आई कि माइक्रो को भी डिटेल में समझाना है, तो आपका बैच का जो ड्यूरेशन है वो 1 या 2 दिन से बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। सो डोंट वरी, आपका बैच ऐसा नहीं होगा कि 15 डेज की जगह 25 डेज में खत्म हुआ। इट विल बी 15 15 17 डेज मैक्स। 14 डे कभी नहीं होता हमारे बैच में। हमारे बैच में कभी भी एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, मगर एक दिन कम नहीं होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस का। इसमें थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम है। ओके, विजिबल नाउ? स्क्रीन विजिबल है अच्छे से अभी? ओके।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, यस बेटा, ये बैच रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी रहेगा। यूट्यूब पर पूरा बैच नहीं रहेगा, यूट्यूब पर स्टार्टिंग के 2-3 दिन रहेंगे, और बाकी आप गूगल ड्राइव के थ्रू इस बैच को एक्सेस कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहला वर्ड आता है आपके सामने, इकोनॉमिक्स। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। दोनों में डिफरेंस है। व्हेन यू यूज इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस पर्पज, इट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले इसका नाम था जनरल इकोनॉमिक्स। सीपीटी जब हुआ करता था तो इसका नाम था जनरल इकोनॉमिक्स। तब का सिलेबस अलग था, अभी का सिलेबस स्लाइटली अलग है। ओके तो इकोनॉमिक्स इज विच साइंस? सोशल साइंस। कौन से साइंस को सोशल साइंस बोलते हैं? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, करेक्ट। तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ जो डील करता है उसे बुलाते हैं सोशल साइंस। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स क्या बन गया? एक सोशल साइंस। ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कहां से आया? ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया। ओइकोनोमिया का मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ध्यान से सुनिए, जब आप आपके घर के फाइनेंसेस मैनेज करोगे माइक्रो लेवल पे, तो आप देश के फाइनेंसेस मैनेज करोगे मैक्रो लेवल पे। समझ रहे हैं आपको सबको? तो इसलिए इसका ओरिजिन कहां से आया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट से आया। एवरीवन क्लियर? इकोनॉमिया एक ग्रीक वर्ड है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कौन से वर्ड के बेसिस पर इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इकोनॉमिया। तो इसमें 3 MCQ बन सकते हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो, ये माइक्रो एंड मैक्रो ये वर्ड्स पहली बार प्रोफेसर रंगनार फेरिश ने यूज किए थे। रंगनार फेरिश कौन है? ओस्लो यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए 100 मार्क का पेपर होगा, 100 मार्क में से 5-7 मार्क ऐसे रहेंगे जो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे। ये मैं उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है, क्योंकि वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पहली बार किसने यूज किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है। 100 मार्क में से वैसे भी 5-7 मार्क का लोड मैं लेना नहीं है, हमको 93 मार्क पे फोकस करना है। 93 में से 93 मिला, बहुत बड़ी बात है, समझा? वो 5-7 मार्क्स का गम आपको तब होना चाहिए जब आपका स्कोर 93 आया है, तो आपको बोलने का अधिकार रहता है अरे यार 5-7 मार्क्स सिलेबस के बाहर से थे। अपना स्कोर होता है 47, और अपन बोलते हैं 5-7 मार्क एग्जाम नहीं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी पार्ट था, कुछ मतलब कितना था, 5-7 मार्क का था, अपना स्कोर कितना है 47 है, और अपन रो रहे 5-7 मार्क के लिए। सो दिस इज नॉट वैलिड, करेक्ट? सो माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज दैट आई एम टेलिंग यू कि आपको सिलेबस पे पहले फोकस करना है, ये एक्सेट्रा वाला पार्ट साथ साथ में कवर होते रहेगा, डोंट वरी। The term micro is derived from again Greek word which is micros. Micros मतलब होता है smallest part of the whole. पूरे का एक सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको क्या बुलाते हैं? माइक्रो बुलाते हैं। ठीक है, definition of business economics. Business economics also referred to as managerial economics. क्यों बोलते हैं इसको managerial economics? बोलो। इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं बिकॉज ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, बिजनेस को मैनेज करने में आपको मदद करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जनरली रेफर्ड टू एज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। जब इकोनॉमिक के थ्योरीज पार्ट आप बिजनेस के प्रैक्टिकल पार्ट को रिलेट कर देते हो, ब्रिज कर देते हो, दोनों को जोड़ देते हो, तो इसे क्या बुलाते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या बन गया? थ्योरेटिकल पार्ट। बिजनेस क्या बन गया? प्रैक्टिकल पार्ट। दोनों को जोड़ने वाले पार्ट को क्या बुलाएंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस। तो क्या कर रहे हो आप बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो? इकोनॉमिक एनालिसिस यूज कर रहे हो। एवरीवन क्लियर? इकोनॉमिक एनालिसिस यूज कर रहे हो ताकि आप क्या कर सकते हो? टू मेक business decisions involving the best use of organizations scarce resources. आपने 12th में पढ़ा था, याद है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मींस आर लिमिटेड या स्केर्स। तो दोस्तों ह्यूमन वांट मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, बिजनेस भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है, पूरा इकोनॉमी भी आता है। हर जगह आपके रिसोर्सेज कैसे? लिमिटेड है या स्केर्स है कंपेयर्ड टू अनलिमिटेड वांट्स। देखो, अगर आप मल्टी बिलियनियर इकोनॉमी इमेजिन करो
तो क्या उसके रिसोर्सेस स्केर्स है? मल्टी बिलियनियर इकोनॉमी है, तो क्या उसके रिसोर्सेस स्केर्स है? यस, बिकॉज मल्टी बिलियनियर के ड्रीम्स ट्रिलियन इकोनॉमी, बिलियन इकोनॉमी होती है। मतलब बिलियनियर क्या करता है? ट्रिलियनियर के ड्रीम्स देखता है। सो ऑलवेज रिमेंबर योर रिसोर्सेस आर स्केर्स इन कंपैरिजन टू योर वांट्स। एंड वांट्स क्या सिर्फ इंडिविजुअल के होते हैं क्या? वांट्स बिजनेस के भी होते हैं, वांट्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, वांट्स इकोनॉमी एज अ होल के भी होते हैं। आर यू क्लियर? अच्छा, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके सिर्फ मीनिंग अगर आपको समझ गए तो आप एमसीक्यू वैसे भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो डोंट ट्राई टू रेक्टिफाई, ये ऐसे कुछ रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसको। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू थिंक? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट? इट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस को पढ़ लेते, उधर इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट को पढ़ते। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हो या आर्ट हो, इट्स ऑलवेज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस और नो? साइंस बोला तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है, आर्ट बोलेगा तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है ना। जैसे आप बोलते फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, क्या करता है वो? सपोज पियानो प्ले करता है, तो उसको पेंटिंग दो, आएगा क्या पेंटिंग करने उसको? अच्छा, ए आर रहमान कौन है? म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर है। तो क्या लगता है आपको कि ये ए आर रहमान को अगर अपन बोलेंगे कि एक काम करो, अभी क्रिकेट पिच पे जाके 6 मार के दिखाओ, क्योंकि क्रिकेट खेलना भी एक आर्ट है ना, तो उसको वो नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्ट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और साइंस भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जब हम इकोनॉमिक्स एज ए साइंस बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो शब्द आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस इट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक फिनोमेना। तो दो इकोनॉमिक फिनोमेना के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऐसा आपने कभी पढ़ा है, कॉज एंड इफेक्ट? यस, वेरी गुड। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, राइट? तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, मैक्रो लेवल पे नहीं, अगर माइक्रो लेवल पे मैं बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड कॉज एंड इफेक्ट ही तो है। क्योंकि कॉज क्या है? राइज इन प्राइस सपोज, इफेक्ट क्या है? फॉल इन डिमांड। तो एवरीवेयर इन इकोनॉमिक्स व्हाट वी स्टडी इज कॉज एंड इफेक्ट, किसकी वजह से क्या हुआ। ओके, बट इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट इट नेवर यूजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट यूजेस पर्सनल स्किल। तो यहां पर आ जाता है इकोनॉमिक्स यूजेस व्हाट? पर्सनल स्किल टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बजट बनता है, तो इंडिया का बजट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड नीति आयोग। आपको पता है ये बात? कब से बजट बनता है? अगस्त सितंबर से स्टार्ट होता है, और प्रेजेंट पार्लियामेंट में 1 फेब को होता है। तो ये जो 6-7 महीने 8 महीने वो कर रहे थे काम, इस काम को क्या बुलाएंगे? पर्सनल स्किल यूज कर रहे हो खुद का, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है देख रहे हैं, और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। और बजट प्रेजेंट होता है तो फिर वो बोलते हैं कि हम इधर इतना खर्चा करने वाले, इधर से इतना टैक्स आएगा। तो वो क्या कर रहे हैं? इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर निर्मला मैडम की जगह प्रशांत सारड़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका अलग रहेगा। मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, मैं भी फाइनेंस पढ़ा तो इंटर लेवल पे, तो मुझे भी ऑब्वियसली नॉलेज है। तो मैं अगर सॉल्व करूंगा अलग लेवल पे सॉल्व करूंगा, वो सॉल्व कर रहे अलग लेवल पे सॉल्व कर रहे, करेक्ट? कोई थर्ड पर्सन आएगा तो वो भी अलग लेवल पे सॉल्व करेगा। तो डोंट यू थिंक कि एवरी पर्सन बजट विल बी डिफरेंट, बिकॉज एवरी पर्सन इज यूजिंग देयर ओन पर्सनल स्किल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब कहाँ आता है? आर्ट साइड आता है। बट साइंस साइड अगर मैं बोलूँ कि निर्मला मैडम का लॉ ऑफ डिमांड, प्रशांत सारड़ा का लॉ ऑफ डिमांड, या किसी और का लॉ ऑफ डिमांड क्या रहेगा? सेम रहेगा ना भाई। निर्मला मैडम नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं। अरे सुनो भाई सुनो, तो इससे क्या लॉ ऑफ डिमांड अलग होने वाला है क्या? नहीं, उनका लॉ ऑफ डिमांड भी यही रहेगा ना। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पढ़ते हो तो इट एस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट व्हेन यू यूज इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट इट एस्टेब्लिशेस पर्सनल स्किल्स। अंडरस्टूड? इट स्टडीज डिपेंड्स ऑन एस्टिमेशन। जब आप इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पढ़ते हो तो कभी भी आपके स्टडीज जो होते हैं वो एस्टिमेशंस पे डिपेंड करते हैं। बट जब इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट पढ़ते हो तो उसका स्टडी डिपेंड करता है प्रैक्टिकल नो हाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल नो हाउ?
करेक्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है, राइट। थियोरेटिकली मैं अगर ज्ञान बांटूं आपको और प्रैक्टिकली इकोनॉमी को संभालूं तो चलेगा क्या? नहीं, मुझे इकोनॉमी के वक्त संभालने के वक्त मुझे प्रैक्टिकली ही संभालना पड़ेगा। और मुझे ज्ञान भी कौन सा चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। सिर्फ थ्योरी ज्ञान लेकर क्या करेंगे ना, प्रैक्टिकली सॉल्व करने आना चाहिए उसे। सो इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल नो हाउ। आई शुड हैव नॉलेज, आई शुड नो हाउ टू एनालाइज द ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। इकोनॉमी का ग्रोथ का डायग्राम है, कोई ग्राफ है, तो उससे मुझे एनालिसिस समझता है कि इकोनॉमी का अप ट्रेंड आ रहा है या डाउन ट्रेंड आ रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये मुझे, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर एक पर्टिकुलर एनालिसिस मैं करता हूँ इन ग्राफ से डायग्राम से, और वही सेम ग्राफ और डायग्राम आप खुद बना रहे हो, सेम तो नहीं बनेंगे ऑब्वियसली, थोड़ा अलग बन सकता है, उसके एनालिसिस भी थोड़े अलग बन सकते हैं, करेक्ट। बट जब इकोनॉमिक्स एज अ साइंस बनता है तो एस्टिमेशंस वगैरह ये सब भी सेम बनते हैं। तो आई मीन टू से, जब आप साइंस बोलते हो तो इट्स ऑलवेज बुकिश नॉलेज, जब आप आर्ट बोलते हो तो इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल। लास्टली, economics as a science, it has a ability to predict the event with reasonable exactness। क्या लिखा है यहाँ पर? रीजनेबल एक्जैक्टनेस। देखो ध्यान से समझो, साइंस एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों ने 9th-10th में, लैबोरेटरी वगैरह में, लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट सबने देखा रहेगा, कलर चेंज होता है वगैरह। अच्छा, मेरे लिटमस कलर का पेपर ही चेंज नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? जो जो आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट मैं भी कर रहा हूँ लैबोरेटरी में, तो मेरा जो कलर चेंज होगा वही आपका भी होगा। उसके बेसिस पे याद है हम लोग इन्फरेंस लिखते थे, कंक्लूजन लिखते थे, राइट। जो आप बोलते थे दोस्त को तेरा इन्फ्लुएंस दिखा, और वही इन्फ्लुएंस आप कॉपी करते थे, क्योंकि उसने भी वो एक्सपेरिमेंट किया, आपने भी किया, तो उसके साथ जो हुआ वही आपके साथ होने वाला है, करेक्ट। सो ये था एग्जैक्ट रिजल्ट्स। बट इकोनॉमिक्स में एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते। क्या आते फिर? रीजनेबली एग्जैक्ट रिजल्ट्स आते हैं। रीजनेबली एग्जैक्ट क्यों आते हैं सर? यूनिवर्सली सेम आना चाहिए। यूनिवर्सली सेम नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ वन फैक्ट, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर हाईली अनप्रडिक्टेबल होता है, हाईली अनप्रडिक्टेबल होता है, यस और नो। आपके साथ और 2-3 लोग आने वाले थे बैच में, यहां तक पहुंचे ही नहीं, हाईली अनप्रडिक्टेबल, राइट। वो कब पहुंचेंगे? अगले एग्जाम में पहुंचेंगे। सिंपल है ना। उन्होंने भी बोला था आपको 10 दिन पहले मैं भी आऊंगा, जैसे अनाउंसमेंट देखा उन्होंने भी बोला रहेगा मैं भी आऊंगा, यहाँ पर पहुंचे ही नहीं वो। तो ये क्या हो गया? हाईली अनप्रडिक्टेबल। और उनको तुम पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे? नहीं मेरा सेल्फ स्टडी अच्छा चल रहा है। और वो बड़े नहीं चल रहा है मगर वो बोलेंगे अच्छा चल रहा है। तो ये क्या बन गया? हाईली अनप्रेडिक्टेबल, बराबर। थोड़ा अभी प्रैक्टिकली इस पे आते तो लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमांड हर वक्त वर्क करेगा क्या? मैं आपको बोलूं, लॉ ऑफ डिमांड भी आपके मूड पे डिपेंड करता है। ऑनेस्टली, कोई आपसे 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा, आप बोलोगे 2 रुपये एक्स्ट्रा कैसे ले रहा, मैं नहीं खरीदूंगा तेरे से। कभी कभी तुम्हारा मूड इतना अच्छा रहता है कि तुम बोलते 2 रुपये तो एक्स्ट्रा ले रहे, छोड़ने यार। समझा कि नहीं? ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे? एग्जैक्ट रहेंगे या रीजनेबली एग्जैक्ट रहेंगे? रीजनेबली एग्जैक्ट, बिकॉज इट्स अ साइंस बट इट्स अ सोशल साइंस। अंडरस्टूड? यहां पर हम बोलेंगे इट्स गोल ओरिएंटेड एंड इट हैज विच अप्रोच? क्रिएटिव अप्रोच। क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट पढ़ते हो तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग को टारगेट कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं टारगेट कर रहा हूं, आप टारगेट कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो, तीनों का तरीका सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आई टोल्ड यू, फॉर एग्जांपल बजट है, निर्मला मैडम बना रहे हो और मैं बना रहा, फर्क है। मेरा अलग अप्रोच रहेगा, उनका अलग अप्रोच रहेगा, करेक्ट है ना। मेरे पूरे बजट में मैं पीएम मोदी की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेरा बजट प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं भाई। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर्स पहले कभी पीएम मोदी के ऐसे नाम नहीं लेते थे, या प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके बजट नहीं बोलते थे। बट ये बजट अगर आप सुनोगे तो ये बजट में आधे वक्त आपको मोदी जी का नाम सुनाई देता है, राइट। तो ये क्या हो गया? हर एक पर्सन का एक अप्रोच होता है, तो उनका अप्रोच अलग है, मेरा अप्रोच अलग है, राइट। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मेरा अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, करेक्ट। यस, तो इट्स ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। टारगेट तो दोनों का सेम ही है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, गोल ओरिएंटेड, बट हर एक का तरीका अलग है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिएटिव अप्रोच। क्या लिखा है? क्रिएटिव अप्रोच, ठीक है। ये जितना भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ये घर जाके वापस नहीं पढ़ना है आपको, आपको मेरे साथ यहाँ पर ही अंडरलाइन करते रहना है। घर जाके क्या पढ़ना है मैं आपको अलग से बताऊंगा। आज के लेक्चर के एंड में आपको समझ जाएगा हमारे बैच का एग्जैक्ट तरीका क्या है। ये कंटेंट को मेरे साथ ही याद करने की कोशिश करो, कोई रट्टा मारना है नहीं, वैसे भी एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज का नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो है सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज।
इकोनॉमिक्स को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक रट्टा मारा जा सकता है, एक कंसेप्चुअली पढ़ा जाता है। हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स वेदर इट्स अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। अच्छा, पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव इज ओपिनियन बेस्ड, तो पॉजिटिव क्या होता है? फैक्ट बेस्ड। तो इकोनॉमिक्स क्या है? दोनों भी है, क्योंकि कुछ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स है जो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सजेशंस आने चाहिए, तो वो इकोनॉमिक्स को क्या बना रहे हैं? नॉर्मेटिव। और भाई साहब ध्यान दो, बीच में अलाउड नहीं है आपको, और सीधा बैठो, मैं सामने हूँ। इकोनॉमिक्स कुछ कैटेगरी के मुताबिक होना चाहिए पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मतलब क्या? इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा? फैक्ट्स। कुछ इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का काम नहीं है ये बताना कि आपने क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक्स का काम है फैक्ट्स बताना। लेट द कंज्यूमर डिसाइड, लेट द प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट ही हैज टू डू, यू डोंट गिव एनी सजेशन और ओपिनियन। तो उस टाइम पर इकोनॉमिक्स क्या बन गया? पॉजिटिव। सजेशन ओपिनियन अगर आता है तो क्या बन गया? नॉर्मेटिव। आर यू क्लियर? तो देखो इकोनॉमिक्स दोनों है। तो पहला लेफ्ट साइड, इट रेफर्स टू द साइंस दैट प्रेजेंट्स द होल सिचुएशन। तो क्या कर रहा है? प्रेजेंटिंग द होल सिचुएशन। पार्ट क्या लिखा है? डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट पास नहीं होता है। वैल्यू जजमेंट मतलब क्या? ओपिनियन, सजेशन नहीं देंगे। क्या करेंगे फिर? होल सिचुएशन प्रेजेंट करेंगे। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस वास्ट है, सीए फाउंडेशन का सिलेबस वास्ट है, राइट? बट मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसलिए 4 घंटा पढ़ो, आप इसलिए 8 घंटा पढ़ो। तो ये क्या हुआ? मैंने आपको सिर्फ पूरा सिचुएशन बताया, बट मैंने आपको सजेशन नहीं दिया, करेक्ट? वेयर नॉर्मेटिव साइंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ पॉजिटिव साइंस। मतलब ये क्या करेगा? ये वैल्यू जजमेंट पास करेगा। वैल्यू जजमेंट मतलब क्या? सजेशन देगा। यहां पर पॉजिटिव साइंस जब आप बोलते हो तो इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट व्हेन यू से इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एथिक्स। एथिक्स मतलब वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, उसको बोलते हैं मॉरल्स, इसको बोलते हैं एथिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आई से सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। बोलो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट बताया है, करेक्ट? बट अगर मैं बोलूंगा देयरफॉर यू शुड नॉट स्मोक, अब ये बन गया नॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने अब क्या किया? अपना सजेशन दिया, करेक्ट? तो जब आप सजेशन देते हो तो आप इथिक्स पर बात कर रहे हो। जब आप सिर्फ जो है वो बता रहे हो तो आप कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हो। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल इन फाउंडेशन। क्या है ये? पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने कॉज एंड इफेक्ट बताया। बट अब मैं बोलूंगा देयरफॉर वी विल स्टडी 6 hours a day, नॉर्मेटिव है, अब मैंने आपको सजेशन दिया, करेक्ट? पॉजिटिव साइंस स्टेट व्हाट इज, नॉर्मेटिव साइंस स्टेट्स व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी, समझे? यहां पर पॉजिटिव में कोई सजेशन नहीं मिलेगा, नॉर्मेटिव में सजेशन मिलेगा। यहां पर लाइट गिविंग साइंस बोलते हैं, वहां पर फ्रूट गिविंग साइंस बोलते हैं, ठीक है? व्हाट इज लाइट गिविंग एंड फ्रूट गिविंग? लाइट गिविंग मतलब राह दिखाना, सिर्फ आगे क्या है वो दिखाना। फ्रूट गिविंग मतलब आपको सजेशन देना, और जिसका सजेशन अगर आपने यूज किया तो आपका फायदा हो जाएगा। तो फ्रूट गिविंग मतलब कोई फल नहीं मिल रहा है आपको, फ्रूट गिविंग मतलब अगर आप इसका सुन लोगे तो आपका फायदा होगा। तो सुन सुन लिया मतलब क्या हुआ? सजेशन दिया ना, तो वो क्या बन गया? नॉर्मेटिव, समझे? नॉर्मेटिव इज कॉल्ड एज फ्रूट गिविंग। नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या बोला जाता है? लाइट गिविंग। मतलब अगर आगे आगे 4 रास्ते, मैंने आपको सिर्फ लाइट दिखा दिया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। मैंने ये नहीं बोला आपको कहाँ जाना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ राइट हैंड साइड में सेकंड रास्ता ले लो, नॉर्मेटिव, क्योंकि आई एम गिविंग यू सजेशन। और आप जाओगे सीधा, आप पहुंच जाओगे बराबर, इसका मतलब आपको फायदा हो गया, तो इट इज कॉल्ड फ्रूट गिविंग, समझे? नेक्स्ट इज इट इज एडवोकेटेड बाय। यहां पर एडवोकेटेड बाय क्या लिखा है? रॉबिन्स एंड एडम स्मिथ। नाम आपने 12th में भी सुना होगा, रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद है? तो ये एडवोकेटेड क्या होता है? एडवोकेटेड मतलब सपोर्टेड बाय। कौन सपोर्ट करता है, कौन बोलता है इकोनॉमिक्स शुड बी अ पॉजिटिव साइंस? ये लोग बोलते हैं। वेयर एज यहां पे लिखा है एडवोकेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड ए सी पिग्यू। ये लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स शुड बी अ
नॉर्मेटिव साइंस, मतलब इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स को पढ़कर फायदा तभी होगा जब आपको सजेशन मिलेगा। बट ये लोग बोलते, एडम स्मिथ और रॉबिन्स बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स को क्या करना चाहिए, सिर्फ जो है वो बताना चाहिए और कंज्यूमर पे छोड़ देना चाहिए, प्रोड्यूसर पे छोड़ देना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं। अंडरस्टूड? तो कुछ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं पॉजिटिव, कुछ नॉर्मेटिव, इसलिए हम बोल रहे हैं बोथ। माइक्रो एंड मैक्रो, ये आपको और बेहतर समझेगा जब आपको पूरा सिलेबस समझ जाएगा, क्योंकि यही पढ़ते हैं हम लोग सिलेबस में। माइक्रो स्टैंड्स फॉर मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल, मतलब पूरे का एक छोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो। आपने माइक्रो एसडी कार्ड नाम सुना होगा, इतना सा कार्ड होता है ना, इसलिए उसको माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हैं। आजकल तो हर चीज माइक्रो 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 बनती जा रही है, राइट? पहले के डेस्कटॉप कितने बड़े हुआ करते थे, अभी कितने छोटे डेस्कटॉप्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या बनते जा रहे धीरे धीरे, माइक्रो। तो जब आप बोलते हो पूरे का एक छोटा सा पार्ट, तो उसको हम बुलाते हैं माइक्रो। जब मैक्रो बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल कंडीशन को एनालाइज करते हैं। हम किसी एक पार्ट को नहीं पढ़ रहे, हम ओवरऑल कंडीशन को एनालाइज कर रहे हैं। जब हम माइक्रो बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर बन सकता है, एक कंज्यूमर भी हो सकता है, वो सप्लायर ऑफ रिसोर्स भी हो सकता है। रिसोर्स माने में आपको कितने रिसोर्सेज है, 4। हर कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होता है ये, बोलो कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, करेक्ट? तो जब भी आपको लगेगा कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता, ये चारों को रिवाइज कर दिया तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो आता है, राइट? तो इनके जो सप्लायर होते हैं, इनके सप्लायर का भी बिहेवियर मैटर करता है। ये कितने रेंट पे लैंड देंगे, समझा कि नहीं एवरीवन? ये कितने रेंट पर लैंड देंगे, रेंट पर, फिर बाद में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैपिटल देंगे, तो ये इनका क्या बन गया, बिहेवियर। वैसे ही प्रोड्यूसर का भी बिहेवियर होता है, वैसे ही कंज्यूमर का भी बिहेवियर होता है। जब आप इंडिविजुअल को स्टडी करते हो तो क्या बोलते हैं, माइक्रो। बट जब आप ओवरऑल को स्टडी करते हो तो हम बोलते हैं मैक्रो। और मैक्रो में आता है ओवरऑल मतलब एग्रीगेट। ये देखो, एम आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल सोचो, एम ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट सोचो, आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। एम आई, आई इज इंडिविजुअल, एम ए इज एग्रीगेट। तो एग्रीगेट बोला तो एग्रीगेट में आता है टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल यू कैन से अर्निंग्स, इनकम, हर चीज किस में आती है, टोटल, टोटल में आती है। तो हम किसी एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं क्या, नहीं, हम ओवरऑल को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए हम क्या बुला रहे हैं, टोटल। तो मैक्रो में हर चीज ओवरऑल बेसिस पे पड़ी जाएगी, माइक्रो में हर चीज एक लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पर आकर पड़ी जाएगी। यहाँ पर इसके सिलेबस में क्या क्या आता है वो सब लिखा है, जैसे कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, क्या आपके सिलेबस में ये सब है, ये आपके चैप्टर के नाम है इनफैक्ट। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, फर्म्स इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट, ये जो 3 आगे लिखे ये चैप्टर के नाम नहीं थे, मगर चैप्टर के अंदर के पार्ट है। ओके, यहाँ पर इट इंक्लूड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ट्रेड साइकिल्स जिसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, ये सब पढ़ने वाले हम लोग। देन फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट सिस्टम, ये भी पढ़ने वाले इंटरनेशनल ट्रेड में, मैक्रो में। तो ये सब आपके माइक्रो के सिलेबस में आता है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा कि राइट हैंड साइड जो लिखा है ना, वो पूरी इकोनॉमी को डील कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है ना, वो एक पार्ट से डील कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये सब आपके सिलेबस में, ये तो अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी याद हो जाएगा आपको। यहाँ के एनालिसिस को हम बुलाते हैं पार्शियल, माइक्रो के एनालिसिस को हम क्या बुलाते हैं, पार्शियल। बट यहाँ के एनालिसिस को हम बुलाते हैं जनरल। क्यों बुलाते हैं पार्शियल, आइसोलेट करते हैं, एक वेरिएबल को पढ़ते हैं, बाकी वेरिएबल को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। आपने सुना होगा पहला सेंटेंस कोई भी लॉ का क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने इकोनॉमी में बाकी चीजों को कांस्टेंट बनाकर एक वेरिएबल को पढ़ा, करेक्ट? तो यहाँ का एनालिसिस क्या बन गया, पार्शियल। बट जब हम इकोनॉमी एज ए होल को पढ़ते तो हम सभी चीजों को एक साथ पढ़ते, तो यहाँ के एनालिसिस को हम क्या बुलाएंगे, जनरल। ठीक है? यहाँ के प्राइस को हम बुलाते हैं रिलेटिव प्राइस, वहां के प्राइस को हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट प्राइस। रिलेटिव प्राइस क्यों बुलाते हैं यहां पर, नहीं नहीं, यहां पर हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल प्राइस को हम दूसरे इंडिविजुअल प्राइस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये प्राइस क्या बन गए, रिलेटिव प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 10th का स्कोर क्या था, तो हर एक का स्कोर मैं कंपेयर कर सकता हूं,
यस। बट अगर मैं बोलूँ कि आपके क्लास का एवरेज स्कोर 78 है, तो अब मैं बोलूँ इसको किसके साथ कंपेयर करूँ, ये तो ओवरऑल था ना। तो ये 78 क्या बन गया, एक एब्सोल्यूट नंबर बन गया। बट रिलेटिव प्राइस, दो के प्राइस को रिलेट कर सकता हूं मैं, तो क्योंकि इंडिविजुअल है तो रिलेटिव प्राइस, बट यहाँ पे एग्रीगेट है तो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट प्राइस। याद रहेगा दोस्तों। नाउ कमिंग टू स्कोप। यहाँ पर माइक्रो साइड हम क्या क्या पढ़ने वाले, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, फोरकास्टिंग वगैरह, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, प्राइसिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, रिसोर्स कैसे अलोकेट करना है वो पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये डिसीजन वगैरह ये सब पढ़ेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट आएगा, सब कुछ प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाएगा, रिस्क और अनसर्टेनिटी का भी एनालिसिस किया जाएगा। ये सब एक्चुअली आपके डे टू डे बिजनेस में इंडिविजुअल लेवल पे आपको ये सब देखने पड़ते हैं। तो ये सब क्या बन गए, माइक्रो पार्ट बन गए। मैक्रो पार्ट में क्या आता है, पूरे ओवरऑल देश के लेवल पे देखना पड़ता है। तो यहां पर आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल कौन सा चल रहा है, एक्सपांशन फेज चल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है, जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, प्राइस लेवल्स कैसे है, आपकी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल पार्ट कैसे चल रहा है, आपका मॉनेटरी पार्ट कैसे चल रहा है, फिजिकल पार्ट कैसे चल रहा है, फॉरेन ट्रेड कैसे चल रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का मार्केट कैसा है, मतलब शेयर मार्केट। देन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आपके देश में, ट्रेड यूनियंस वगैरह होते हैं ना, उनको बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि आपने सुना होगा कि कापड़ मार्केट एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, तो ये सब क्या है, एक टाइप के यूनियंस है। तो इनके बिहेवियर भी आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी लेवल पर पढ़ रहे हो, राइट। सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इकोनॉमी का कैसा है, तो ये सब पॉइंट्स अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये सब पॉइंट्स जो आपने अभी अभी देखे ब्लू कलर में, ये आपके इकोनॉमी लेवल के पॉइंट्स है, बट यहाँ पे आपके बिजनेस लेवल के पॉइंट्स आ रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल है, वो ओवरऑल इकोनॉमी लेवल है। आपको एक्चुअली ये वर्ड्स पढ़कर ही समझ जाता है कि ये मैक्रो है या माइक्रो है। ऑनेस्टली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, आपको लग रहा होगा नहीं नहीं मुझे वो पॉइंट याद नहीं हुआ, याद करना ही नहीं है आपको। ट्वेल्थ में और फाउंडेशन में यही डिफरेंस है। आपको याद कुछ नहीं करना, आपको कंसेप्चुअली सिर्फ समझना है, और एमसीक्यू देखकर आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितने हुए, कितने कितने, चार। चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, रेड टी शर्ट के पीछे ध्यान दो भाई, रात में जल्दी सोया करो। बोलो व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए मतलब क्या सर, हाँ यस, कैपिटल इंटेंसिव लेंगे या लेबर इंटेंसिव लेंगे, उसको बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। एंड लास्ट आता है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब फ्यूचर के लिए क्या। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, जो रिसोर्सेस आज मेरे पास है, क्या मैं पूरे रिसोर्स आज ही यूज कर लूंगा, नहीं, इनमें से कुछ रिसोर्स मैं क्या करूंगा, फ्यूचर के लिए रखूंगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेरे प्रोविजन है वो, क्या है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेरे प्रोविजन है वो। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कितने हैं, तीन। पहला इकोनॉमिक सिस्टम का टाइप आता है कैपिटलिस्ट। इसके और कुछ नाम भी है अगर आपको याद होगा तो, फ्री मार्केट इकोनॉमी, laissez-faire इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ laissez-faire इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। laissez-faire इकोनॉमी मतलब कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, बराबर ना। तो ये होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, या इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको laissez-faire इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक वर्ड आ रहा है, अगर आपने वो नोटिस किया रहेगा, कैपिटल, बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। मतलब इस इकोनॉमी में पैसों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है भाई। ठीक है। यहां पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दे आर नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर नॉट ओन्ड बाय कलेक्टिवली पब्लिक, बट दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट। ठीक है। तो यहां पर अगर ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही प्राइवेट है, तो कौन क्या प्रोड्यूस करेगा ये भी वो प्राइवेटली डिसाइड कर पाएगा।
इसका मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन भी रहेगा। क्या रहेगा बोलो? फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, करेक्ट। यहाँ पर सॉल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन चारों का आंसर कौन देगा? कौन देगा? प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, कंज्यूमर नहीं, नहीं नहीं थिंक करेगा ना, कैसे नहीं करेगा, बिजनेस है अपना तो थिंक करेंगे। यहां पर सॉल्यूशन इज गिवन बाय प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म नाउ? करेक्ट, फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने सब ने आई एम श्योर ये डायग्राम तो देखा ही रहेगा। डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कब अपवर्ड राइजिंग। यहाँ का ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और यहाँ डिसाइड हो गया मेरा प्राइस और ये डिसाइड हो गया मेरा क्वांटिटी। आप सबको पता है। तो ये डायग्राम को हम बुलाते हैं प्राइस मैकेनिज्म डायग्राम, और ये चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये डायग्राम देगा। कैसे देगा सर? पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, द थिंग विच इज इन डिमांड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। फॉर whom, sorry, second, how to produce. How to produce, we have two options, labor intensive, capital intensive. So obviously if suppose this price is, example, this price is 50 rupees, ठीक है, I will produce using such a method which will give me my cost of production less than 50. समझा कि नहीं? अगर मेरा सेलिंग प्राइस 50 है तो एज अ बिजनेसमैन मैं क्या करूंगा? प्रोड्यूस लेस देन 50 में करूंगा। तो मैं वो टेक्निक यूज करूंगा जिसमें मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 50 से कम हो। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, विल प्रोड्यूस फॉर दिस पीपल ना, who are demanding this quantity, we are producing for them. And last, what provisions are made for economic growth. तो मुझे एक बात बोलो, जीरो से लेकर क्यू तक के आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको पूरे रिसोर्स में से एक 20% रिसोर्स यूज करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज 80%? रिसोर्सेस यूज्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब फ्यूचर। समझा कि नहीं? तो चारों सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दे दिया आपको? प्राइस मैकेनिज्म वाले डायग्राम ने दे दिया। मतलब इन शॉर्ट कैन वी से, ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया जो मैंने आपको समझा दिया, कैन वी से फ्री इकोनॉमी में बायर्स होते, सेलर्स होते, दोनों के बिहेवियर को देखकर ही तो सब चीजें डिसाइड होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, व्हाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है, मगर मार्केट में बायर्स को चाहिए ही नहीं, तो मैं व्हाइट प्रोड्यूस करूँ क्या? फिर जो डिमांड में वो प्रोड्यूस होगा। समझा कि नहीं? अब तुम कंज्यूमर हो, तुमको एक अतरंगी स्टाइल का बैगी पैंट मतलब पसंद है, जो कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो तुम उसे डिमांड करोगे क्या? नहीं करोगे। मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज डिमांड साइड? कंज्यूमर बिहेवियर। बोलो एक बार, डिमांड साइड इज कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई साइड इज प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स कलेक्टिवली। समझा कि नहीं एवरीवन? Next point, role of money and market is very important here. Everything is decided by money and market. Market जब मैं बोलता हूं तो क्या आता है इसमें? बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। तो अभी वही पॉइंट समझा रहा था मैं आपको। तो यहां पर इंपॉर्टेंस बाय डिफॉल्ट किसको रहेगा? पैसों को रहेगा, और मार्केट को रहेगा, मतलब बायर्स एंड सेलर्स को रहेगा। फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन होता है इधर। इधर आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, कुछ भी कंज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसा है? प्राइवेट है। तो सपोज हम सब सप्लायर्स है, ठीक है, तो हमारे मन में आए हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? यस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, तो कैन वी से इसका मतलब हम वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट। कोई रोकने वाला है क्या हमको? नहीं है। तो कैन वी से एज अ बायर आपको फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन है। सो कैन वी से पॉइंट नंबर 1 की वजह से फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन है, और क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन है तो फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन है। प्लीज मेक द एरो, जिनके पास नोट्स है ऐसा एरो कर दो, पॉइंट नंबर 1 से इधर एरो करो और नीचे वाला एरो ऊपर करोगे आप। तो क्योंकि आई विल शो यू द लिंक, क्या लिंक है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से आपको जो प्रोड्यूस करना है आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हर प्रोड्यूसर, हम सब प्रोड्यूसर्स है, हम कोऑपरेट करने वाले या कंपटीशन करने वाले? क्या लगता है? कोऑपरेट क्यों करेंगे ना भाई, क्या भाईचारा थोड़ा ना निभाना है हमको, कंपटीशन करेंगे हम लोग।
और कंपटीशन करेंगे तो हर कोई क्या करेगा, वैरायटी प्रोड्यूस करेगा। मुझे लगेगा मेरा शर्ट सबने खरीदना चाहिए, उसको लगेगा मेरे टी शर्ट्स खरीदना चाहिए, कोई लगेगा, किसको लगेगा कि मेरे जीन्स खरीदना चाहिए, राइट। एक दूसरे का मार्केट हम क्या करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। कंपटीशन में वैरायटी प्रोड्यूस होगा, यस और नो। और वैरायटी प्रोड्यूस हुआ तो आपको क्या होगा, एज अ बायर फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन मिलेगा, करेक्ट। यहां का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बेचना चाहता हूं कि मेरा समाज में नाम ज्यादा हो, राइट। मैं इसलिए बेचना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, करेक्ट। और यहां पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हर कोई अपने एबिलिटी के हिसाब से कमा रहा है। तो हर एक की एबिलिटी सेम रहने वाली है क्या, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो रहेगा ना। अरे तुमको पता है क्या, तुम्हारे बैच में से जब सब लोग सीए बन के निकलेंगे तो हर कोई सेम कमाएगा क्या। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सीए बनने के 10 साल बाद एक पर्सन एक्स कमा रहा है तो दूसरा पर्सन 10x कमा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। हमारे बैच में हुआ है तो ऑब्वियसली तुम्हारे बैच में भी होने वाला है ना, सिंपल है। तो आप कौन से रास्ते सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पर आपको आगे इनकम मिलेगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना आपका उसमें स्पेशलाइजेशन है, उसके बेसिस पर आपको ऑब्वियसली आगे इनकम मिलता है, राइट। तो आपका इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक की एबिलिटी अलग है। देयर इज नो वन कि हमारे एक सबके ऊपर बैठा है और वो बोल रहा है कि नहीं सबका भला हो, सबको पैसा मिले, राइट। सबका मालिक एक नहीं है यहाँ पर, करेक्ट। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है, सोशलिस्ट में सबका मालिक एक होता है। कौन होता है, गवर्नमेंट, जिसको सीपीए बोलते हैं। सीपीए क्या होता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट। तो उस पे आएंगे तब देखेंगे हम लोग, बट यहाँ पर तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने एक दूसरे से क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। अंडरस्टूड। अंकिता, मैं आपके आंसर्स पढ़ रहा हूँ तो आप देते जाओ आंसर, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो बेटा। बहुत सारे कमेंट्स आपने किए, कंटिन्यू द कमेंट्स ताकि आपके आंसर वेरीफाई होते रहेंगे, ओके। तो ये था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट वर्ड में एक वर्ड आ रहा है सोशल। सोशल मतलब यहां पे आ जाता है सबका भला होने वाला चीज, मतलब ओवरऑल सोसाइटी को देखना है हमको। अभी ये कोई इंडिविजुअल बायर सेलर देखने वाले है क्या सोसाइटी को, नहीं। कौन देखेगा, कलेक्टिवली गवर्नमेंट देखेगा। कौन देखेगा, गवर्नमेंट, करेक्ट। यहां पर ownership of factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, they are not owned by private, they are owned by government, जिसको हम बुलाते हैं कलेक्टिव ओनरशिप, जिसको हम बुलाते हैं पब्लिक ओनरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो प्रेस्टीज पॉइंट है इसके अपोजिट में जो पार्क है वो क्या है, पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क का मतलब क्या हुआ, हम सबका कलेक्टिव ओनरशिप है। तो चलो जाके बेचते आज शाम में, बेच पाएंगे क्या, बोलने के लिए पब्लिक पार्क है वो, बट वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। तो पब्लिक पार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फंडिंग पब्लिक से आ रहा है और गवर्नमेंट उसको ओनरशिप होल्ड कर रहा है। वैसे ही सेम यहां पर भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप कौन होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट। इसको क्या बुलाते हैं, कलेक्टिव ओनरशिप। अब सॉल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, what to produce, how to produce, for whom to produce, what are the provision for economic growth, इन चारों का आंसर कौन देगा, सीपीए देगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहां पर आप लिखोगे बाय सीपीए, नोट्स में लिख दो आप बाय सीपीए, डोंट वरी आई शेयर द सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। बाय सीपीए, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब कौन, गवर्नमेंट, ओके। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन। भाई बायर्स हो आप, आपके कंजम्पशन पे रेस्ट्रिक्शन है, क्यों, क्योंकि इन प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शन है। बट प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शन क्यों है, करेक्ट। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट। इसलिए तो गवर्नमेंट बोल रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट बोलेगा व्हाइट शर्ट ओके, पिंक शर्ट ओके, ब्लू शर्ट ओके, बाकी चौथा कलर नहीं चाहिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोल रहा है वाई टू वेस्ट रिसोर्स, क्यों वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हो आप, वो रिसोर्स आप डाइवर्ट करो दूसरी जगह। अननेसेसरली आपके लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे अच्छा एक काम करो, ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये वैसे भी हमारे हैं, तो हम जो बोलेंगे वही प्रोड्यूस होगा। गर्ल्स रहेंगे पिंक वेयर करेंगे, बॉयज रहेंगे ब्लू वेयर करेंगे, और कुछ नहीं तो यूनिवर्सली व्हाइट। तो ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन। अब प्रोड्यूसर नहीं अगर 3 वैरायटी प्रोड्यूस किया तो बायर कितने परचेस करने वाले वैरायटी,
तीन. तो कैन वी से restriction on consumption because there is restriction on production, because there is a central planning authority who is saying this you should produce, this you should not produce. समझा? Next is सोशल वेलफेयर मोटिव. वहां क्या था? प्रॉफिट मोटिव था. यहाँ क्या है? सोशल वेलफेयर मोटिव. क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सबका भला हो, सबका प्रोग्रेस हो ओवरऑल. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वालिटी रहेगा या इनइक्वालिटी रहेगा? इक्वालिटी ऑफ इनकम रहेगा. यू नो व्हाट, गवर्नमेंट विल नॉट पे यू अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, दे विल पे यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. मतलब एक प्यून है जिसकी फैमिली में 5 मेंबर है, वर्सेस एक साइंटिस्ट है जिसकी फैमिली में 3 ही मेंबर है, बीवी और एक बच्चा और वो खुद. प्यून की फैमिली में वो बीवी, वो खुद और 3 बच्चे. तो अब मैं गवर्नमेंट हूं, मैं क्या करूंगा? प्यून को ज्यादा पेमेंट करूंगा ताकि प्यून का आफ्टर एक्सपेंसेस जो सेविंग होगा वो 10,000 होगा, और साइंटिस्ट को कम पे करूंगा ताकि साइंटिस्ट का आफ्टर एक्सपेंस जो नेट सेविंग होगा वो भी 10,000 होगा. तो साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल विल बी पेड 30,000, प्यून फॉर एग्जांपल विल बी पेड 50,000. दोनों का नेट सेविंग 10,000. कितना गलत है ये? बट गवर्नमेंट इज देयर टू टेक केयर. तो ऐसे इकोनॉमी में मोटिवेशन टू वर्क रहेगा क्या? नहीं. फिर आप सीए करने बैठोगे क्या ऐसे? नहीं. सबका मालिक एक है ना, संभाल लेगा. राइट. देन लास्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी एज यू ऑल नो इज बोथ कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होता है. फॉर एग्जाम्पल अपन जिस एकेडमी में, इसका नाम है एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. तो प्राइवेट ओनरशिप है ये. यहाँ से स्ट्रेट जाओगे बाजीराव रोड पे, वो जो पार्क है वो पब्लिक पार्क है, वो गवर्नमेंट का है. उसके अपोजिट में अगर आप देखोगे तो एयरटेल गैलरी है, वो क्या है? प्राइवेट है. उसके राइट साइड देखोगे बीएसएनएल एक्सचेंज, गवर्नमेंट है. देखो यहाँ की, यहाँ पे आपको कितना प्राइवेट पब्लिक दिख रहा है. तो इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज वी हैव बोथ द ओनरशिप, प्राइवेट ऑल्सो एंड पब्लिक ऑल्सो. प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं इसको. वैसे सोशलिस्ट के भी दूसरे वर्ड्स होते हैं जो हमने डिस्कस करना भूल गए. बोलो क्या क्या वर्ड्स है सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए? कमांड इकोनॉमी है, फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं उसको, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्लानिंग ओवरऑल इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. और कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. अंडरस्टूड? Mixed economy is also called as planned, but remember it's not centrally planned. एक्सपर्ट में कितने लेक्चर्स कितने बजे होंगे ये गवर्नमेंट नहीं बोलता हमको, समझे कि नहीं? ये हम हमारा प्लानिंग खुद करते हैं. तो ये क्या हो गया? ओनली प्लान्ड इकोनॉमी. फिर गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रहा है सर? बजट. बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कितना कैश इनफ्लो आएगा टैक्स के थ्रू, कितना खर्चा कहाँ करेंगी गवर्नमेंट, ये सब इकोनॉमी का प्लानिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है. बट इकोनॉमी के एवरी बिट एंड पीसेस का प्लानिंग कर रहा है क्या? नहीं. तो इसको सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसको फुल्ली प्लान्ड या सेंट्रली प्लान्ड नहीं बोलते. अंडरस्टूड? ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम चलता है इधर. यहां का प्राइसिंग सिस्टम क्या चलता है? ड्यूअल. ड्यूअल मतलब क्या? 2 प्राइसिंग सिस्टम चलते हैं इधर. एक गवर्नमेंट डिसाइड करता है सीपीए, जिसको एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बोलो? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस. और दूसरा क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो प्राइस डिसाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस मैकेनिज्म वाला प्राइस. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ड्यूअल मतलब दो प्राइसिंग सिस्टम चलता है. डिपेंड्स वो प्राइवेट सेक्टर है या वो पब्लिक सेक्टर है. पब्लिक सेक्टर रहेगा गवर्नमेंट विल डिसाइड, जिसको नाम क्या दिया अपन ने? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस. और अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी? प्राइस मैकेनिज्म. आपको लगेगा नहीं सर प्राइवेट सेक्टर, मेरा बिजनेस, मेरा प्राइस. क्यों भाई? तुम्हारा प्राइस डिसाइड करते हो तुम मार्केट को देख के डिसाइड करते हो कि ऐसे ही डिसाइड कर देते हो? मार्केट को डिसाइड करते हो. 7 मेरा लकी नंबर है, प्राइस शुड बी 7, ऐसा थोड़ा ना होता है. मार्केट में प्राइस 2 रुपया चल रहा है, तुम बोलोगे 7 रखोगे, तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं. समझे? नेक्स्ट इज बोथ द इकोनॉमीज गुड फीचर आर इन दिस इकोनॉमी. यहां पे इसको बोलते हैं गोल्डन पाथवे बिटवीन द 2 इकोनॉमीज. ओके, विच इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी. अंडरस्टूड? यहां पे अपना पहला चैप्टर एंड हुआ है.
इन जो इकोनॉमिक्स है ना, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जस्ट एक बार मॉड्यूल से पढ़नी है, लिख लो, क्योंकि मैंने पूरा आइडिया दे दिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखो वहां पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स। Just one time reading, not remembering. Again I'm telling you, nothing to remember, just one time reading, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो अगले दिन मुझे बताओ, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। और आपके डाउट हो सके उतना मैं क्लास में कवर करूंगा। आप पूछना है तो बाद में भी पूछ सकते हो ऑफकोर्स, बट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। रीजन क्या है कि आपकी वजह से दूसरों के डाउट भी क्लियर होते हैं, ठीक है। आप कोई भी डाउट पूछोगे तो उसका मेन आंसर मैं क्लास में देने वाला हूँ, वहां तो दे ही दूंगा बट वापस रिपीट यहाँ पर दूंगा, ठीक है। चलो, ये टॉपिक में अगर आप थोड़ा आपके नोट्स देखोगे, मुझे दिखाओ नोट्स, तो आपके नोट्स है, आपके नोट्स में आप स्टार्टिंग में देखोगे तो सब पीपीटीज है जो अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब पीपीटीज आपके पास रेडीमेड पहुंच जाएंगे, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बट जो भी लिखा रहा हूँ ये ऊपर, ये बीच में, नीचे लिख सकते हो आप। अंडरलाइन वंडरलाइन करना है प्रॉपरली कर लेना, ठीक है। ये पीपीटीज खत्म होने के बाद ना आपको इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे पेज नंबर 23 पर। 23 पर आपको, पेज नंबर 23 पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एमसीक्यूज जो है ये अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे, आज ये एमसीक्यूज सॉल्व करोगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 7 एमसीक्यूज है, दैट डज नॉट मीन 7 इनफ है, 7 जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। ये 7 बहुत यूनिक है, इसमें से कुछ कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, कुछ कुछ आपके डिटेल कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, ठीक है। ये 7 एमसीक्यूज सॉल्व करोगे। चैप्टर नंबर 2 में 25 एमसीक्यूज है, तो आपको 25 एमसीक्यूज प्रॉपरली सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बोलते हो सिर्फ यूनिट 1, यूनिट 2 उसके अंदर एडिशनल और 22 एमसीक्यूज है। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग एमसीक्यूज के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और सबसे मेन आई वाज सेइंग कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक नोट्स दिए पेज नंबर 41 पर। क्या दिया है पेज नंबर 41 पे, फास्ट ट्रैक नोट्स। तो फास्ट ट्रैक नोट्स जो ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ये फास्ट ट्रैक नोट्स से कुछ नहीं, पॉइंट्स है, पॉइंट्स जो आपके एमसीक्यू बन के एग्जाम में आने वाले हैं। आज तक का हिस्ट्री है, इन पॉइंट्स में से ऑलमोस्ट 30 से 35 मार्क्स का पेपर आता है। इन पॉइंट्स में से 30-35 मार्क का पेपर आता है। इन पॉइंट में से माइक्रो का पार्ट रहेगा तो 20-22 मार्क का पेपर आएगा। मैंने फास्ट ट्रैक नोट्स आपको सिर्फ माइक्रो के दिए, मैक्रो के नहीं दिए, क्योंकि मैक्रो में हम लोग एक नए वर्जन पर जाएंगे जिसका नाम है चार्ट बुक। आपका एमए का पूरा सिलेबस मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, चार्ट बुक के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। एमआई पूरा ऐसा पढ़ेंगे अपन लोग, एमए थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, उसको चार्ट बुक के थ्रू पढ़ना पड़ेगा अपने को। इज दैट क्लियर? तो आपको आज कितने पॉइंट नंबर तक पढ़ना है ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। आज एमसीक्यूज कौन से सॉल्व करोगे आप? चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ 7 एमसीक्यूज सॉल्व करोगे। साथ साथ में एक काम करना, आईसीआई मॉड्यूल का एमसीक्यू सॉल्व किया आपने, एक बार फिर से सॉल्व करोगे। क्या करोगे, कहां से सॉल्व करोगे? फिर से वो बुक उठाओगे और वहां से सॉल्व करोगे क्या? नहीं, आपको करना क्या मैं बोलता हूँ आपको, ICAI.org पे जाना है, BOS नॉलेज पोर्टल से फिर से डाउनलोड करना है आपको बुक। कौन सा? चैप्टर 1 का। उसके अंदर आपको पता है लास्ट यूनिट का लास्ट पार्ट जो होता है वो एमसीक्यू होता है। तो उतने एमसीक्यू के 4-6 पन्ने जितने भी रहेंगे उतना ही प्रिंट निकालना है, समझ गए? 4-6 पन्ने एमसीक्यूज रहेंगे ना, उतना ही प्रिंट निकालना है। पूरा चैप्टर का प्रिंट मत निकालो, डाउनलोड पूरा चैप्टर कर दो, उसके अंदर तो कोई चॉइस नहीं आपके पास। बट प्रिंट करते वक्त लास्ट का ही पार्ट प्रिंट करना, जो आपके एमसीक्यू का पार्ट है वो आपको दिखता है पेज नंबर कौन से इस पे आ रहा है। प्रिंट के पेज नंबर अलग रहते, समझता ना? तो एमसीक्यू वाला पार्ट प्रिंट करना और एमसीक्यू वाला पार्ट प्रिंट कर कर उस पर सॉल्व करना। रीजन क्या है, आपने आपकी बुक से बहुत बार सॉल्व किया है तो वहां पर टिक रहेगा, यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा। आपकी बुक है तो आपको कंफर्ट लेवल रहेगा। मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी कंफर्ट रहे आपको, मुझे चाहिए कि आप फ्रेश पेज देख रहे हो और आप फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से उसको सॉल्व कर रहे हो। आपने उसे एक बार किया हो, 2 बार किया हो, डजेंट मैटर। अब मेरे स्टाइल में सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा डिस्कम्फर्ट आएगा, क्योंकि पूरा ब्लैंक दिखता है ना, नए नए कोरे कोरे पन्ने दिखते हैं। और आपका बुक नहीं है तो आपका कंफर्ट लेवल रहता ही नहीं है। आई वॉन्ट दैट। एमसीक्यू के आंसर देखे बगैर आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे,
पीछे आंसर से वेरीफाई करोगे आपके कौन से एमसीक्यू सही है कौन से गलत है। जो गलत है वो क्यों गलत है आप खुद देखोगे, आपको समझ जाएगा कि गलत क्यों हुआ और सही वाला आंसर सही क्यों है। बट अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो उसको मार्क करोगे और मेरे पास डाउट लेकर आओगे। ठीक है, 7 एमसीक्यू सॉल्व करने, आईसीआई के एमसीक्यू फ्रेश पेज पर लेके सॉल्व करना है और फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ने के बाद ये सब करना है। फास्ट ट्रैक नोट्स पहले पढ़ने हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक नोट्स काइंड ऑफ जड़ी बूटी आपके लिए, बस आपको वो ठीक कर देगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरा स्ट्रांग कर देगी, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको बेटर समझेगा। फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में जानबूझ के 4-6 जगह जानबूझ के मिस्टेक रखिए ताकि तुम अच्छे से पढ़ोगे और हम क्लास में उसको ठीक करेंगे। और अगर आपने किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया मतलब मेरे को समझ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। समझे? तो आई विश कि आपकी तरफ से वो मेरे पास पॉइंट आए जो मैंने गलत डाले वहां पर। ज्यादा नहीं है, 4-6 ही है, बट आपको ढूंढना है वो। और आपको ढूंढने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से उसको पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 2 ये है आपका डिमांड, यूटिलिटी एंड सप्लाई, यूनिट 1, 2 एंड 3। तो यूनिट 1 की बात करेंगे, सबसे पहले डिमांड की बात करेंगे। व्हेन वी से द वर्ड डिमांड गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिजायर backed by ability to pay and willingness to spend या purchase। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं और 2 पॉइंट जोड़ूंगा। डिमांड इज ऑलवेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एट वेरियस प्राइसेस, बिकॉज व्हेन आई से डिमांड फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, डू यू थिंक प्राइस सेम रहना चाहिए? प्राइस सेम नहीं रहेगा। ड्यूरिंग अ डे बोला तो भी प्राइस चेंज होता है ना। सो एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड हो या सप्लाई हो, ये हर वक्त प्राइस और टाइम के साथ होते हैं। रिमेंबर, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर होता है ना, उसको इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बोलते हैं। जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर होता है ना, उसको एक फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है ना, उसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे इकोनॉमिक्स में, फ्लो एंड स्टॉक। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे, यू विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली। आपको अकाउंट्स आता है, ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर क्या लिखा रहता है? फॉर द ईयर एंडेड। तो वो पूरे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। परचेज पूरे साल का परचेज, सेल पूरे साल का सेल, बराबर ना? तो वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वो क्या बन गया? फ्लो कंसेप्ट। बट बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखा रहता है? एज ऑन। एज ऑन मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में वो क्या बन गया? उस दिन का मतलब स्टॉक कंसेप्ट। आर यू वेरी वेरी क्लियर? तो डिमांड हो या सप्लाई हो, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो उस कंसेप्ट को हम फ्लो कंसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डिमांड का पहला चीज आता है डिजायर। डिजायर का मीनिंग कोई बताएगा? इच्छा। एबिलिटी टू परचेज, अपनी भाषा में खरीदने की औकात होनी चाहिए। सिंपल, एबिलिटी टू परचेज। सोफिस्टिकेटेड हो गया, खरीदने की औकात रखो, एबिलिटी टू परचेज। देन विलिंगनेस टू स्पेंड, क्योंकि कभी कभी एबिलिटी है बट विलिंगनेस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जनरली एबिलिटी है तो विलिंगनेस होता ही है, बट कुछ जगह नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में 80 लाख रुपया है, बट मुझे घर खरीदना है और गाड़ी खरीदने की भी इच्छा है, बट प्रायोरिटी नंबर 1 घर है। तो क्या बन गया ये? विलिंगनेस। तो मैं गाड़ी को डिमांड बोल सकता हूँ क्या? नहीं। अच्छा, अकाउंट में 80 लाख रुपया है, मुझे गाड़ी खरीदना है, घर नहीं खरीदना है, तो डिमांड किसका है? गाड़ी का है। जेपा। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। Always remember, demand supply is always for a period of time, because when I say I want you to calculate the demand, you will say, sir, for what point of time? कितने पीरियड के लिए? तो उसको बता दो 6 महीना है, 1 साल है, 6 वीक है, 1 वीक है। तो इट्स ऑलवेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एट वेरियस प्राइसेस। तो डिमांड सप्लाई हो तो उसमें प्राइस और टाइम दोनों आने वाला है। एंड डिमांड में कितनी चीजें आएगी? 5। क्लियर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आप सबको आता है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसी चीजें जिन पे आपका डिमांड डिपेंड करता है। पहला, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सपोज कमोडिटी हमारा गुलाब जामुन, तो मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी जितना ज्यादा रहेगा डिमांड उतना कम रहेगा।
क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन पसंद है मैडम को, सपोज एग्जांपल, ठीक है, तो मार्केट प्राइस जितना ज्यादा रहेगा डिमांड उतना कम रहेगा। पसंद है, बट जब आपको पसंद है तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा होती है, बट मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपए का एक गुलाब जामुन है, तो वो बोलेंगे नहीं फिर एक ही दे दो, बराबर। मगर अगर मैं बोलता हूँ 10 रुपए का एक है, तो वो बोलेंगे दो दे दो, तीन दे दो, पांच दे दो, है ना। तो दिस इज व्हाट इज प्राइस एंड डिमांड। जितना प्राइस ज्यादा डिमांड उतना कम, जितना प्राइस कम डिमांड उतना ज्यादा। कौन सी रिलेशनशिप है दोनों के बीच? इनवर्स रिलेशनशिप। आई होप सबको इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग पता है। अपोजिट डायरेक्शन में जाता है इनवर्स। इनवर्स का एक और नाम है सिलेबस में, नेगेटिव रिलेशनशिप। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब कौन से गुड्स आते हैं? करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आते हैं और सब्सिडी गुड्स भी आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? हम साथ साथ है, जॉइंटली डिमांड होता है वो, जैसे कि पिज्जा एंड केचप, पिज्जा एंड कोक, ये क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बराबर। तो ये गुड्स के हद तक क्या होता है, एक का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे का डिमांड घट जाता है। कल जाके डोमिनोज तुम्हारा बोलेगा कि तुम्हें चिली फ्लेक्स के लिए, ऑरिगेनो के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे? ये तो फ्री में आता है। बट नहीं नहीं, अभी से पैसा लगेगा, तो क्या होगा? तुम्हारा पिज्जा का डिमांड कम हो जाएगा। सिंपल बात है ना, करेक्ट। तो कैन वी से कार पेट्रोल भी वैसे ही 12th में पढ़ा है आपने, आपका फेवरेट एग्जांपल तो वही है, कार एंड पेट्रोल, डिमांड फॉर कार एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल। बट एक बात याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे दो नहीं होते कभी। कॉम्प्लीमेंट्री में एक मेन गुड होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कार मेन गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल एंड डीजल। आर यू विद मी? और हम यहां पर बोल रहे हैं प्राइस ऑफ, क्या करना है हमको? कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करना है, समझे? तो मैं प्राइस ऑफ कार नहीं चेंज करने वाला हूं, प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल चेंज करने वाला हूं। समझ रहे हैं? इनका प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड फॉर कार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार यूज करना महंगा हो जाएगा। आर यू क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ने के बाद डिमांड फॉर एम जी मेन गुड्स क्या होगा? कम हो जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है? फिर से इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है, करेक्ट। बट सब्सटीट्यूट गुड्स में अगर मैं बात करूं, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बढ़ गया, प्राइस ऑफ मेन गुड्स नहीं, सब्सटीट्यूट बढ़ गया, तो सब्सटीट्यूट छोड़कर लोग हमारे गुड्स पर आएंगे, सब्सटीट्यूट छोड़कर मेन गुड्स पर आएंगे, तो मेन गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे डिमांड फॉर एम जी मेन गुड्स क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। वो भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऑल ऑफ यू, ये डेबिट नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो ये था आपका रिलेटेड गुड्स। ये सब आपको आता है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। इनकम ऑफ कंज्यूमर को वाई बोला जाता है, वाई सिंबॉलिकली, बिकॉज आई इज टेकन बाय इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको वाई बोला जाता है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा। गुड्स अगर नॉर्मल गुड्स रहेंगे या सुपीरियर रहेंगे तो ऐसे ही होगा, गुड्स अगर इंफीरियर रहेंगे तो अपोजिट होगा। इनकम बढ़ने के बाद इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है? कम होता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। आर यू क्लियर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यहां पर तीन चीजें आती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आता है बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, विबलन इफेक्ट। ठीक है, अच्छे से सुन लो, नहीं पता होगा तो ध्यान से समझ लो, इजी है बहुत। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पहले जनरल बात करते हैं। किसी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको बहुत अच्छा लगता है, भारी लगता है, तो आप क्या करोगे? उसका डिमांड बढ़ाओगे। बट ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये तीन चीजों से चेंज होता है। पहला, बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है, पड़ोसी के घर है और मुझे भी इसलिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम बोलती है फ्रिज चेंज करना है, पापा बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, फ्रिज तो अच्छा है। नहीं, बाजू वाले ने डबल डोर का लिया है, right? तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, ध्यान से सुनो, इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। रिपीट करो एक बार, फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। आपके साथ भी ऐसा होता है, पापा आईफोन चाहिए, अक्ल तो कौड़ी भर की नहीं वो एप्पल एप्पल फलवाने के, मगर क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। क्यों चाहिए भैया? बच्चा पापा पूछेंगे बेटा क्यों चाहिए? नहीं, मेरे दोस्त के पास भी है ना।
मतलब तुम क्या कर रहे हो, कंजम्पशन ऑफ अदर्स को देखकर तुम भी यूज कर रहे हो। अब तुम में से कोई इधर देख रहे होंगे, बोले सर आपके पास भी आईफोन है, सिक्योरिटी ज्यादा होती है उसमें, हमारे बैंक अकाउंट से उसमें, राइट। तुम्हारे पास चिल्लर पैसे है, जिसको संभालने के लिए आईफोन बहुत भारी चीज हो गई, बराबर ना। तो चीज ऐसी है कि सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए तुमको चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या तो बैंड वैगन इफेक्ट। ये क्या होता है, जैसे आपके सिनेरियो में जेंजी, राइट, फटी हुई जीन्स, भाई साहब फुल कपड़े वाली जीन्स से ज्यादा महंगी जीन्स होती है फटी हुई जीन्स, उसका प्राइस 400 ज्यादा, इसका प्राइस 400 कम, मगर आप खरीदते वो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, सब लोग पहन रहे तुमको भी चाहिए, कूल बनना है ना। तो ये क्या बन गया, बैंड वैगन या तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या, बहुत ही कॉमन हो गया, तो उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। क्या आप कॉमन चीज खरीदना पसंद करोगे, नहीं, आप तो वो ट्रेंड में जब नया नया था तब परचेस करना चाहिए था आपने, है ना। अब थोड़ा लेट हो गया और सबके पास रहेगा तो फिर आपको नहीं चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्नॉब इफेक्ट। ये भी कंजम्पशन ऑफ अदर्स को देख के हो रहा है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। अब आप क्या बोलते, फिर कॉमन हो गया तो क्या बोलते आप, लेट्स गो फॉर अनकॉमन, हाई क्लास, थोड़ा ज्यादा प्राइजी अगर खरीद लेंगे तो अनकॉमन रहेगा, तो इसको बोलते हैं विबलन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, विबलन इफेक्ट। विबलन इफेक्ट मतलब क्या हो गया, अब आप अनकॉमन खरीद रहे हो, थोड़ा ज्यादा प्राइजी खरीद रहे हो, क्योंकि जो आपने पहले सोचा था वो सबके पास है, अब आपको वो नहीं चाहिए, तो लेट्स गो फॉर हाई क्लास, लेट्स गो फॉर सम प्राइजी थिंग्स, इसको बोलते हैं विबलन इफेक्ट। विबलन इफेक्ट इज फंक्शन ऑफ प्राइस, बिकॉज ये ज्यादा प्राइजी आप परचेस कर रहे हो, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर हम तीन बातें लिखेंगे आपके नोट्स में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहां जगह है प्रॉपरली लिखो। पहली चीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चीज आती है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट में हम क्या बोलेंगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। सेकेंड चीज आती है स्नॉब इफेक्ट, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। कॉमन हो गया बोलते ना। चाहिए तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो चीजें छोटी छोटी, जैसे कि ट्रेंड बोल सकते हैं आप इसको, आप इसको बोल सकते हैं कॉमन हो गया है, राइट, तो मीनिंग भी समझ जाएगा साथ साथ में। लास्ट इज वेबलन इफेक्ट। ये तीनों चीजें प्रेस्टिजियस गुड्स के साथ होती है, तीनों भी चीजें। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के चार नाम है, मालूम है आपको, प्रेस्टिजियस गुड्स को बोलते हैं आपके बैंड वैगन गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स, ओके। तो चार नाम है प्रेस्टिजियस के, क्योंकि प्रेस्टिजियस के साथ ये तीनों चीजें होती है। सो विबलन इफेक्ट हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ प्राइस। इट्स अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और इसका मीनिंग आपको शॉर्ट में चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हाई क्लास मोर प्राइजी। मोर प्राइस वाले गुड्स के साथ आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको हाई क्लास चाहिए, आपको कॉमन नहीं चाहिए। डन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स। अब जो ये फैक्टर्स आपने अब तक पढ़े, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। क्या बोलते बोलो, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब जो पढ़ने वाले वो है मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स।
मार्केट मतलब ओवरऑल, ओवरऑल डिमांड को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि पहली चीज है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। जैसे आप सबको पता है लॉकडाउन वगैरह के वक्त क्या हुआ था, हमको लग रहा था कि चीजों के दाम महंगे होने वाले, मेनली रेमडेसिविर मेडिसिन या ऐसा कोई मेडिसिन, तो क्या करने लग गए लोग, ज्यादा स्टॉक करने लग गए। राइस, व्हीट, इनका प्राइस भी लोगों को लगा बढ़ने वाला है, तो लोगों ने 2-2 किलो की जगह 5-5 किलो, 10-10 किलो स्टोर कर लिया। करेक्ट। तो ये होते हैं एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर के। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन एक्चुअली 3 चीजों में डिवाइड होते हैं, फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर का इनकम, फ्यूचर का सप्लाई। बोलो एक बार, फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर का इनकम, फ्यूचर का सप्लाई। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं आपको वो है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सबसे पहला पॉइंट, फ्यूचर का प्राइस। क्या लगता है दोस्तों, फ्यूचर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो टुडेज डिमांड क्या होगा? वेरी गुड, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कल से महंगा हो रहा है तो आज मैं ज्यादा खरीदूंगा ना। यस। सेकंड, फ्यूचर का इनकम। अगर मेरा फ्यूचर इनकम, एफ वाई लिख रहा हूं, मतलब फ्यूचर का इनकम। ओके। अगर लेट्स से मैं गरीब होने वाला हूं, मुझे मालूम है कि लॉकडाउन के वक्त धंधा बंद है, राइट, इतने बड़े बड़े क्लासरूम सबको ताले लगे, गवर्नमेंट बोल रहा है सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है, तो फेस टू फेस बिजनेस तो पूरा बंद था हमारा। आप बोलोगे सर ऑनलाइन शुरू था, बट ऑनलाइन का प्रोपोर्शन फेस टू फेस के मुकाबले हमारा कुछ भी नहीं था। तो हमारा फेस टू फेस जहाँ 500 स्टूडेंट्स होते, तो ऑनलाइन में हमारे पास हार्डली 50 रहते थे उस जमाने में। तो अब बताइए कि 500 वाला बिजनेस तो बंद हो गया ना। फिर हमारा फ्यूचर का इनकम हमको दिख रहा है कम होने वाला है, तो हम आज का डिमांड हमारा क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। मतलब कल गरीब होने वाले, आज पूरा पैसा खर्च कर दो। एग्जैक्टली exactly, कम करेंगे ना भाई। सोचो, आप खुद अर्निंग हो, आप डिपेंडेंट क्यों सोचते हो खुद को, आप अर्निंग हो ऐसा सोचो। और आप सोचो कि आपका इनकम घटने वाला है, आप आपके परिवार पे होने वाला खर्चा क्या करोगे? कम करेंगे। थोड़ा उनको बोलेंगे भाई 1-2 महीना थोड़ा कंट्रोल कर लो, है ना, बाद में बढ़ा देंगे, जब इनकम बढ़ेगा तब आप भी थोड़ा सा खर्चे कम करो। होता है ना ऐसा, रिजर्व्स होते हैं हमारे, हम वो रिजर्व्स को ऐसे उड़ाते नहीं, थोड़ा ना है ना, हम बोलते थोड़ा आराम से खर्च करेंगे। करेक्ट। एंड लास्ट, थर्ड, फ्यूचर का सप्लाई। आपको फ्यूचर का सप्लाई, ये भी कोविड में हमने बहुत झेला है। हमको लग रहा था कि ये कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आज ही ले लो। चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, गुड्स। हाँ? तो जैसे भेल पानी पूरी का जॉब शॉप ओपन होते थे, हम क्या करते थे, 10-10 पैकेट खरीद के घर में लाते थे, राइट। और कितना खाते थे लॉकडाउन में हम लोग, हर एक का वीडियो भी बनाते थे। इतने जिंदगी में रिका में तो अपन कभी नहीं थे, राइट। और जहाँ रिक्वायरमेंट था 2 भेल के पैकेट, अपन ने लिए 10। क्यों? क्योंकि कल वो दुकान खुली नहीं, तो मतलब फ्यूचर में वो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आज ही खरीद लो। तो बोलो फ्यूचर का सप्लाई, एफ एस बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर का सप्लाई अगर घटने वाला है तो आज का डिमांड बढ़ेगा। आपको याद है ना, ग्रोसरी स्टोर खुलते थे 2-2 घंटे के लिए, कितनी रश होती थी वहां पर। अच्छा, जो लोग खरीद रहे वो सच में 2-4 दिन का खरीदते थे क्या? वो 10-15 दिन, महीने भर का खरीदते थे। क्यों? इतना खरीदने की क्या जरूरत है? बाद में नहीं खुला तो, बाद में लॉकडाउन में ही बंद रहा तो फिर फ्यूचर का सप्लाई डाउटफुल था, तो लोगों ने तो कहाँ कहाँ लाइन लगाई है, राइट। शराब की दुकानों पे तो भाई साहब लाइन ही लाइन थी, ग्रोसरी की दुकान पे कम और वहां पे ज्यादा थी। और गवर्नमेंट भी अपनी इतनी भारी बोले शराब का दुकान खुला रहेगा, है ना, एक्साइज टैक्सेस। तो ये था आपका फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन। तीनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन जितना ज्यादा, कॉमन सेंस से डिमांड उतना ज्यादा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये भी मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग वैरायटी में हो सकता है, जैसे कि एज वाइज हो सकता है, जेंडर वाइज हो सकता है, सेक्स वाइज मेल फीमेल, और एजुकेशन वाइज भी हो सकता है, एजुकेटेड में, लिटरेट इलिटरेट। करेक्ट। एज वाइज हो सकता है, चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड एज। तो आपके देश में कितने लोग कौन से कैटेगरी के, उसके बेसिस पर डिमांड चेंज होता है।
लिटरेट लोग रहेंगे, कंप्यूटर्स, किताब, पेन, पेंसिल, इनका डिमांड बढ़ेगा। इलिटरेट रहेंगे, हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, इनका डिमांड बढ़ेगा, पोल्ट्री वगैरह का। अगर आपको चिल्ड्रन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो डाइपर्स, टॉयज, इनका डिमांड ज़्यादा रहेगा। ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो एडल्ट डाइपर्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, इनका डिमांड ज़्यादा रहेगा। वॉकिंग स्टिक का डिमांड ज़्यादा रहेगा। यूथ रहेगा तो ऑब्वियसली फैशनेबल क्लोथिंग्स, फैंसी कार्स, बाइक्स, इनका डिमांड ज़्यादा रहेगा। करेक्ट। वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन, बाहर का तापमान, बाहर का हालत। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं तो बहुत गर्मी है सपोज, तो आप जाके चाय पीना पसंद करोगे या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मतलब आपका कोका कोला वगैरह नहीं होता सिर्फ, बराबर ना? कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता है एनी कोल्ड ड्रिंक कैन बी ताक ऑल्सो, बटर मिल्क, ओके राइट। तो कोल्ड ड्रिंक पसंद करोगे क्योंकि वेदर सिचुएशन हॉट है। बट अगर सपोज आप कश्मीर घूमने गए तो आपको लगेगा कॉफी या चाय वगैरह चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वेदर सिचुएशन कोल्ड है। ये सब कॉमन पॉइंट्स है, मैं सिर्फ आगे बता के बढ़ रहा हूँ, लिख भी नहीं रहा हूँ उसको। आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करो तो दो टाइप हो सकते हैं, या तो इवन रहेगा या तो अनइवन रहेगा। जैसे इंडिया में आपको दिखता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉप 5 to 10 पीपल के पास 90% वेल्थ है और बाकी 90% फकरचंद जिनके पास 10-15% वेल्थ है। अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ये सब है टॉप 5 to 10 में। बाकी अपन जैसे कॉमन पब्लिक तो ऐसी रहती है, राइट। तो अभी ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ओवरऑल पॉपुलेशन का डिमांड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? अगर अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशन तो ओवरऑल डिमांड कम रहेगा, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है ना। बट अगर मैंने अदानी, अंबानी या टाटा, बिरला का सबका पैसा उठाया और सब में बांट दिया, राइट, अब क्या होगा? सबके पास पैसा रहेगा तो ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी का बढ़ेगा। समझा? इवन डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड ज्यादा रहेगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में कम रहेगा। एडवर्टीजमेंट, विल इट अफेक्ट योर डिमांड? ऑफ कोर्स। एडवर्टीजमेंट देख के कभी कभी ऐसा लगता है अरे वाह यार, ये चीज खाना चाहिए, ये चीज टेस्ट करना चाहिए, ये चीज मेरे पास भी चाहिए, राइट। तो एडवर्टीजमेंट अफेक्ट्स योर डिमांड, एंड जितना एडवर्टीजमेंट पावरफुल है उतना डिमांड ज्यादा है। एडवर्टीजमेंट जितना कम, डिमांड उतना कम। आजकल तो डिजिटल एरा है, तो एडवर्टीजमेंट तो सब फिजिकल भी चलता है और डिजिटली भी चलता है। इंस्टाग्राम वगैरह, इधर काफी बार आप देखो, आप अगर जो चीज बातें करते रहोगे फ्रेंड्स के बीच में, उसका भी आपको ऐड दिखना चालू हो जाता है। आप सोच रहे हो कितने एक्सटेंट तक ये लोग आपको ट्रैक कर रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? इनको आपके गॉसिप्स में इंटरेस्ट है क्या? नहीं, इनको आपके गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं है। इनको पता चलता है इससे कि आप डिमांड क्या कर रहे हो, राइट। आपके फ्रेंड को आप बोलो 10 मिनट के लिए डिस्कस कर लो कि मैं नया वॉच खरीदना चाहता हूँ यार, ये वॉच मेरा पुराना हो गया, बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, वॉच वॉच वॉच। आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, आपको वॉच के ऐड दिखते हैं। यस। तो ये होता है बिकॉज ये आपको उतने एक्सटेंट तक स्टडी कर रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट वैसे भेजेंगे आपको, ऑटोमेटिकली आपका डिमांड कन्वर्ट कर लेंगे सेल्स में। तो ये थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। याद रखिए जो लिस्ट हमने देखी ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है। मतलब इनके अलावा और भी आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सब भी हो सकते हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट करेंगे। जैसे टैक्सेस बढ़ गए तो हमारा डिमांड कम हो सकता है, सब्सिडीज बढ़ गए तो हमारा डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि सब्सिडी में गवर्नमेंट पैसा दे रहा है ना, तो हमारे लिए वो चीज सस्ती हो रही है। समझे? लॉ ऑफ डिमांड आप सबको पता ही है। Law of demand states that other things remaining constant, if the price of the commodity increases, क्या लिखा है? थोड़ा टेक्निकल लिखा है मैंने, पढ़ो क्या लिखा है? डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वर्ड सुना आपने? ओके। एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड एक्सपांड्स। तो जब जब प्राइस बढ़ा था तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना, और जब जब प्राइस घटा था तो डिमांड एक्सपांड हुआ मतलब बढ़ गया। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आप सबको पता ही है, बट फिर भी हम बता रहा हूं कि प्राइस के वक्त ही यूज होगा, और वो भी कौन से प्राइस के वक्त? मेन गुड्स के प्राइस के वक्त, कोई और रिलेटेड गुड्स वगैरह का प्राइस नहीं चलेगा। समझे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की जगह आप और दो वर्ड यूज कर सकते हो, इंक्रीज इन, यस, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ गए? क्वांटिटी शब्द तभी यूज होता है जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तभी यूज होता है जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस रीजन था तो मैंने क्या कर दिया उधर?
एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन डाल दिया तो और टेक्निकल बन गया ये। ऐसा क्यों करते हैं सर? अगर आपके मन में ये विचार आता है तो बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज रीडर को उतना एक स्टेटमेंट देख के समझ जाता है कि किसकी वजह से डिमांड बढ़ा है, अदर फैक्टर्स की वजह से या प्राइस की वजह से। इसलिए इकोनॉमिक्स में वो टेक्निकल डाला है। अगर मैं इंग्लिश मीनिंग बोलूँ तो दोनों का सेम ही है। एक्सपांशन बोलो या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलो या इंक्रीज इन डिमांड बोलो, तीनों भी सेम है इंग्लिश के लॉजिक से। बट इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ते हो इंक्रीज इन डिमांड तो आपको समझ जाता है कि ये अदर फैक्टर्स की वजह से। एक्सपांशन आपको समझ जाता है ये प्राइस की वजह से। तो रीडर को जल्दी समझना चाहिए, इसलिए ये टेक्निकल वर्ड्स डाले गए बस, उसका अदरवाइज और कोई मीनिंग नहीं है। अजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड आप सबको पता है अजम्पशंस क्या क्या होते हैं? हर वो चीज जिस पे डिमांड डिपेंड करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब चीजें हम क्या करते थे? कांस्टेंट। जैसे कि नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स सब्सिडी वगैरह, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो स्पेकुलेशन बाय बायर मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटेड गुड्स वाले, नो चेंज इन एनी फैक्टर ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट एक्सेप्ट क्या लिखा है? प्राइस ऑफ व्हाट गुड्स? मेन गुड्स। सर एक्सेप्ट प्राइस क्यों बोला है सर? एक्सेप्ट प्राइस क्यों बोला है? करेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंज। तो भाई डिमांड को स्टडी करने के लिए तुमको प्राइस को चेंज करना पड़ेगा ना। प्राइस को भी कांस्टेंट अज्यूम करेंगे तो स्टडी क्या कर रहे फिर? तो एक्सेप्ट प्राइस, ऑल फैक्टर्स आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। इमेजिन करो पॉपुलेशन इज आल्सो कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स में पॉपुलेशन भी कांस्टेंट आ गया ना फिर। और जब अपन ये बोलते हैं ना इट इज अज्यूम दैट पॉपुलेशन इज टू बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट, उसमें 10 बच्चे पैदा हो गए होंगे इंडिया में, राइट? नाउ कमिंग टू डिमांड शेड्यूल या डिमांड स्केड्यूल, कुछ भी बोलो लॉजिक तो वही है। इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था दोस्तों? एक स्टेटमेंट था, उसको अगर मैं एक टेबल में डाल दूं तो इसे मैं डिमांड शेड्यूल बोलता हूं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। तो यही सेम चीज नंबर में अपन टेबल फॉर्म में कर देंगे। प्राइस को बढ़ाते जाओ, डिमांड के क्वांटिटी को कम करते जाओ, या अगर प्राइस को हम कम कर रहे तो डिमांड के क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाएंगे। वो एक टेबल है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को क्या नाम दिया? लॉ ऑफ डिमांड। टेबल को क्या नाम दिया? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल में कितने कॉलम आएंगे? इसका मतलब 2, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन विच फॉर्म? टेबल फॉर्म। क्लियर? डिमांड शेड्यूल अगर मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा दूं तो ये आपका एग्जांपल है। प्राइस देखो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम 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 हो रहा है। इज इट करेक्ट? इज इट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड? यस, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड भी बोल रहा था प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। बराबर है? टेबल में देखना है आपको, इधर नहीं। टेबल इधर, ये शेड्यूल है। हाँ, अभी प्राइस बढ़ते गया, क्वांटिटी कम 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 होता गया। बराबर? अब इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ में डाल दूं तो इसको क्या बुलाएंगे? डिमांड कर्व बुलाएंगे। तो डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑफ डिमांड शेड्यूल है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं। देखो एक स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली ग्राफ में नहीं डाल सकते हो। स्टेटमेंट को पहले टेबल में डालो, टेबल के नंबर्स को ग्राफ में डालो। सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? डिमांड शेड्यूल। इट्स अ विच लाइन? अपवर्ड राइजिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन रिलेटिंग व्हाट टू व्हाट? प्राइस टू क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है जो किसको किससे रिलेट कर रहा है? प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड से रिलेट कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं, ये देखो ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस रहेगा यहाँ पर। ये आपका शेड्यूल है जो हमें ड्रॉ करना है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये हमारे नंबर्स है क्वांटिटी डिमांडेड के, और ये आगे प्राइस के नंबर्स। करेक्ट, यहाँ पर हम बोलेंगे प्राइस, वहां पर हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब वो जो टेबल है उसके नंबर्स अगर हम पुट अप करते जाएंगे, नीचे से शुरू करते हैं। सपोज प्राइस 3 रुपए, क्वांटिटी कितना दिख रहा है? 0। अब देखो प्राइस क्या हो गया? 2.5। क्वांटिटी कितना हो गया? 2। नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन टेबल में, तो 2.5 के प्राइस पे क्वांटिटी कितना है? 2। पॉइंट वहां पर आएगा ना। 2 के प्राइस पे कितना है? 4।
1.5 के प्राइस पे 6, ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस घटते जा रहा है क्वांटिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आप इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो आपको ये जो ब्लू कलर लाइन दिख रहा है ये क्या रहेगा, आपका डिमांड कर्व। कैसा है ये, नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसको लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। आप इसे राइट टू लेफ्ट अपवर्ड राइजिंग नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आप चेंज इन प्राइस करके क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हो। आर यू विद मी? तो आप कभी भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहे। आप क्वांटिटी को चेंज करके प्राइस को स्टडी कर रहे क्या, नहीं। तो ये कभी भी लेफ्ट टू राइट रहेगा। क्लियर? और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती तो करेक्ट, वो अपवर्ड राइजिंग आता, फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड होता। जब जब रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है अपवर्ड राइजिंग आता है, और अगर रिलेशनशिप इनवर्स है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, यूनिवर्सली सब जगह। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, ऐसी चीजें जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि पहला चीज लिखा है कॉन्स्पिशियस गुड्स, जिसको हम बुलाते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स या स्नॉब गुड्स वगैरह। ये गुड्स कौन से होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, पोर्शे, जो भी नाम आपको पता है सब, रोल्स रॉयस वगैरह, ये डायमंड वगैरह, ये सब गोल्ड वगैरह सब, राइट। इनमें ऐसा होता है कि इनका प्राइस बढ़ने के बाद इनका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ता है, और उस वजह से इनका डिमांड और भी बढ़ता है। क्या लिखा, समझा? प्राइस बढ़ा तो प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ा। आई होप लिख रहे हो आप लोग, लिखते जाओ सब लोग जो नोट्स है जिनके पास। प्राइस बढ़ा, प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ा, डिमांड बढ़ा। तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है, प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ रहा है? नहीं, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बुलाया हमने, एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन है गिफन गुड्स, जो पहली बार सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया था। ये कौन है, इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने क्या देखा था, अमेरिका में लो क्वालिटी जो ब्रेड होती है वो जब जब प्राइस गिरता है उनका डिमांड गिरता है, और जब जब लो क्वालिटी ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है तो इनका डिमांड भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा मगर, जब प्राइस कम होता है तो परचेसिंग पावर बढ़ती है, करेक्ट, जिसकी वजह से कंज्यूमर गिफन गुड्स को कम परचेस करके नॉर्मल गुड्स को ज्यादा परचेस करता है, करेक्ट। तो जब प्राइस गिरती है परचेसिंग पावर बढ़ता है, तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ता है। आर यू क्लियर? सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर के इकोनॉमिक्स में दो नाम है, इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट। बोलो एक बार, इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट। बट याद रखिए इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट में इनकम नहीं चेंज होता, उस इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको एग्जाम में, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनकम इफेक्ट में इनकम नहीं चेंज करने का, प्राइस चेंज करने का, जिससे आपके इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल चीजें सस्ती हो गई, तो मेरा इनकम 1000 था, अभी भी 1000 ही है, मगर 1000 में पहले 10 चीजें आती थी, अभी 12 आएगी, तो मेरे इनकम का क्या हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ गया, करेक्ट। नेक्स्ट विल बी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। ये कॉन्स्पिशियस वर्ड का मीनिंग क्या बोला अपन ने ऊपर, ऊपर मीनिंग बोला ना, कॉन्स्पिशियस मतलब क्या, प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस नेसेसिटी मतलब क्या होगा, मोबाइल फोन आएगा, टीवी आएगा, एसी आएगा, करेक्ट करेक्ट, विच आर नॉट नेसेसिटी, बट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल वी हैव मेड इट नेसेसिटी। देखो ना, काफी बार ऐसा होता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में से भी ऐसे 5-10 लोग है सपोज, तो एक आधा बोलता है बहुत गर्मी है यार, इधर बहुत गर्मी है। क्यों होता है उसको ऐसा, बिकॉज उसको एसी का आदत, राइट। तो सिंपल है, इसका मतलब क्या हुआ, एसी एक्चुअली नेसेसिटी नहीं है। फैन लगाओगे तो भी काम होगा, सर इतना धूप है, ठीक है फैन लगाओगे तो भी हो जाएगा ना, एकदम जरूरी नहीं है। तो बट लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि वो हमारे लिए जरूरी लगता है, तो ये क्या बन गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इनके अंदर क्या होता है, इनका प्राइस सपोज बढ़ा,
तो इनका डिमांड जो है ये कांस्टेंट रहता है, जितना है उतना ही रहता है, समझे कि नहीं? तो ये क्या बन गया आपके लिए? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कांस्टेंट नहीं चाहिए था, घटना चाहिए था, समझे? तो ये क्या बन गया फिर से? एक्सेप्शन। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, मोबाइल तो आपके हद तक आपको पता ही है, मोबाइल है ना, किसके पास मोबाइल नहीं है? एक जन भी नहीं है, देखा? मोबाइल नहीं है ऐसा कोई नहीं है। और अगर कोई अगर गलती से हाथ ऊपर करता तो आप बोलते सच में बोल पे, है ना? मोबाइल नहीं है तेरे पास, देखा भाई साहब? हाँ वो तो ठीक है, बट आई एम टेलिंग कि खुद का पर्सनल मोबाइल नहीं है, तो ये क्या बन गया? उस तुम सोच रहे होंगे भाई तू जिंदा कैसे है, सांसें कैसे चल रही है ना? तो ये होता है एक्चुअली, क्योंकि तो तुम लोग सोच रहे होंगे भाई करता क्या है तू, बाकी टाइम क्या करता है तू, है ना? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है। इनके प्राइसेस बढ़ने के बाद में भी इनका डिमांड कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा मगर घटेगा नहीं। ओके। प्राइस इज स्पेकुलेशन बाय कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है कि बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर कंज्यूमर सोच रहा है कि फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? अभी का डिमांड बढ़ जाएगा। फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है सोचा, और डिमांड आज का बढ़ गया। ये एक्सेप्शन क्यों बना? ये तुम अगर देख रहे होंगे इधर और इधर तो गलत है। हाँ ये तुम अगर बोल रहे हो फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, देखो सर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो गलत है ये। करंट प्राइस आज का यस्टरडेज प्राइस सेम था सपोज, करेक्ट? यस्टरडेज डिमांड 100 था सपोज, आज का डिमांड भी कितना होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक? 100। बट तुमने देखा कि कल का प्राइस बढ़ने वाला है तो तुमने आज 120 का डिमांड कर दिया, यहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्वेल्थ में काफी बार गलत पढ़ते हो आप, आपको लगता है ये अप एरो वो अप एरो, डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक्सेप्शन। कैसे एक्सेप्शन बन सकता है? वो लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा ना फ्यूचर के प्राइस को आज के डिमांड के साथ कंपेयर करता है। लॉ ऑफ डिमांड तो आज के प्राइस को आज के डिमांड के साथ कंपेयर करता है ना, समझा? तो 2 मिनट के लिए इसको देख लो। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ठीक है? टुमारो प्राइस कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया आज भी है, मगर यहाँ पे तुम्हें 120 रुपया लग रहा है। आर यू विथ मी? तो आप बोलिए यहाँ पे अगर क्वांटिटी डिमांडेड 80 था, तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक टुडेज डिमांड शुड बी 80, बट डू यू थिंक कि टुडेज डिमांड यू विल कीप 80? नो, यू विल कीप इट मे बी 120 या यू नो एनीथिंग मोर देन 80। वाई मोर देन 80? बिकॉज फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है क्या इधर? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इधर 80 है तो इधर भी 80 आना चाहिए, बट 80 नहीं आके 120 आया ना, ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ। समझे? ऑल ऑफ यू क्लियर? पता नहीं बैक क्यों नहीं जा रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्पल्सिव परचेस। व्हाट इज इम्पल्सिव परचेस? डीमार्ट, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाय कर लेते हो, ज्यादा दाम में बाय कर लेते हो, फॉर्म फॉर्म में बाय कर लिया, बोलते हैं ना अपन, ये होते हैं इम्पल्सिव परचेस। ये परचेस कैसे होते हैं? विदाउट थिंकिंग वर्थ ऑफ कमोडिटी यू आर स्टिल बाइंग इट। इम्पल्सिव परचेस, तो अगर वर्थ नहीं है फिर भी बाय किया जा रहा है, मतलब एट हाई प्राइस बाय किया जा रहा है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इम्पल्सिव परचेस। नेक्स्ट इज थिंकिंग ऑफ पीपल, जिसका एक और नाम है, इसको इल्यूजन भी बोलते, प्राइस इल्यूजन, करेक्ट? क्या इल्यूजन है लोगों का? करेक्ट, ज्यादा महंगा गुड रहेगा तो क्वालिटी बेटर रहेगा, और कम क्वालिटी कम प्राइस रहेगा तो क्वालिटी भी कम रहेगा। अब ऐसी चीज में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या सोचोगे? अच्छा हो गया, बेटर हो गया, तो तुम क्या करोगे? डिमांड को बढ़ा दोगे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है फिर, करेक्ट? आपने जूते खरीदे 1500 के, आपके फ्रेंड ने खरीदे 3500 के, सेम जूते, फ्रेंड क्या बोलेगा?
ओरिजिनल ये है, तेरा डुप्लीकेट है। जिसका पैसा ज्यादा गया वो यही सोचेगा ना, सिंपल है। तो वो क्या दिख रहा है, उसका पैसा ज्यादा गया मतलब उसका क्वालिटी बेटर है। नेक्स्ट इज फैशनेबल प्रोडक्ट्स। जनरली फैशनेबल प्रोडक्ट्स जब फैशन में होते हैं, जब ट्रेंड में होते हैं, हमको भी मालूम है कि तब वो महंगे होते हैं, हम फिर भी उसको खरीदते हैं। आईफोन यूजर्स क्या करते हैं, आईफोन यूजर्स सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं, 6 बजे लाइन में लगते हैं कि स्टोर खुलेगा और पहला आईफोन मैं बाय करूंगा। क्रेजी। तो ये क्या हो गया हाँ, लोग बोलते किडनी बेच के आईफोन लिया। तो ऐसे केस में ये आपको पता है कि सेम आईफोन 1 साल बाद सस्ता होने वाला है, क्योंकि आईफोन दूसरा निकालेगा और इसका प्राइस घटाएगा। मगर फिर आपको उस वक्त नहीं चाहिए वो। क्यों? क्योंकि वो नया है ना, ट्रेंड में है। तो ये है स्नॉब इफेक्ट। और क्या है, कॉमन नहीं चाहिए, अनकॉमन चाहिए, विबलन इफेक्ट आ जाता है फिर। समझे? तो फैशनेबल प्रोडक्ट्स इवन एट हाई प्राइस यू आर बाइंग इट, देयरफॉर दे आर बिकमिंग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज ब्रांड प्रेफरेंस। काफी लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करते हैं, आदिडास, पीला, पूमा, ब्ला ब्ला ब्ला, पेपे जीन्स वगैरह। अब ये जो ब्रांड प्रेफरेंस वाले लोग होते हैं, इनको कभी तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, ये लोग उसी ब्रांड की चीज खरीदते, भले वो ब्रांड महंगा हो रहा है तो भी खरीदते, राइट? बिकॉज दे आर यूज टू दैट ब्रांड। अगर आप ऐसे ही एक पर्टिकुलर ब्रांड की क्रेजी हो, तो इवन एट हाई प्राइस यू आर बाइंग इट, दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट वर्किंग देयर। करेक्ट? और इनको पूछो कभी आप कि अरे ये इतना महंगा है, तू बाय क्यों करते? पेपे पेपे जींस, पेपे पेपे है, इसके आगे भी तो कुछ बोल भाई, है ना? कुछ नहीं मालूम, लेवाइस लेवाइस होता है भाई, हाँ ठीक है भाई, कहाँ का कंपनी है वो भी नहीं मालूम, है ना? सो ब्रांड प्रेफरेंस है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का डिमांड कैसे होता है? कांस्टेंट होता है। आप प्राइस कुछ भी कर लो, प्राइस डिमांड तो होता ही रहने वाला है, जैसे कि मेडिसिन से, जैसे कि सॉल्ट है। करेक्ट? इनका डिमांड कांस्टेंट रहेगा, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी, प्राइस घटने के बावजूद भी। करेक्ट? तो ये सब एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है। नाउ कमिंग टू व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। क्या लगता है दोस्तों आपको, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? लॉ ऑफ डिमांड काम करता है मेनली बिकॉज ऑफ 4 रीजन, 5 बोल सकते हैं आप। चलो, पहला रीजन आता है इसका, रियल इनकम इफेक्ट। व्हाट इज रियल इनकम इफेक्ट? देखो, प्राइस सपोज घटा, परचेजिंग पावर क्या हुआ? बढ़ेगा, इसीलिए तो डिमांड बढ़ा भाई। तो ये क्या बोलते हैं इसको? रियल इनकम इफेक्ट। सेकेंड रीजन आता है इसका, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब जब प्राइस घटा तो लोगों ने क्या किया? डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स क्या किया? सोच के बोलो। आपका प्राइस घट गया है, प्राइस ऑफ मेन गुड घटा है ना, तो क्या हुआ? सब्सटीट्यूट गुड्स का डिमांड, करेक्ट, कम हो गया। और उधर के लोग क्या कर रहे हैं? आपका सपोज ये प्राइस एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स मतलब मेन गुड्स है, तो डिमांड फॉर एक्स क्या करेंगे वो लोग? बढ़ाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड इज वर्किंग हियर बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? दूसरे गुड्स को छोड़कर आपके पास आना, या आपके गुड्स को छोड़कर दूसरे पे शिफ्ट होना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसका रिवर्स एग्जांपल ले लो। चलो, प्राइस आपका बढ़ा, लोग क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट खरीदेंगे, सब्सटीट्यूट का डिमांड बढ़ेगा और आपके मेन गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। आर यू क्लियर? तो इसको बोलना चाहिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दोनों को मिलाकर एक कॉमन नाम है, किसको पता है? करेक्ट, इन दोनों को मिलाकर बुलाया जाता है प्राइस इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों भी प्राइस की वजह से होने वाले इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राइस इफेक्ट इज डैश प्लस डैश, इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू आप सबको पता है, as you consume more and more units of same commodity, your marginal utility derived will be keep on diminishing with the increase in stock. जितना आप एक कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, उसका उसका MU क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो कभी आपने लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम देखा रहेगा, तो लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम यहाँ पे आता है यूनिट्स, यहाँ पे आता है MU, करेक्ट? और यहाँ पे अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड दिखाता हूँ, ये तो लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, लॉ ऑफ डिमांड देखो अभी, यहाँ पर भी आता है यूनिट्स मतलब क्वांटिटी।
और यहाँ पे आता है प्राइस, करेक्ट। व्हाट इज एमयू? वाह, आंखें खोल दी मेरी आपने। एमयू का मीनिंग क्या है? एडिशनल बेनिफिट। ओके, हाउ डू यू डिराइव एमयू? हाँ, बट ये नंबर आते कहाँ से? अगर मैं आपको बोलता हूँ MU 20 है, टी टी ऑफ nth यूनिट माइनस टी ऑफ n माइनस, बहुत जबरदस्त। किसने दिया लॉ ऑफ डीएमयू? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, ठीक है। आपको पता है यूटिलिटी में दो एनालिसिस होती है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, पता है? ये कौन सा एनालिसिस है? कार्डिनल है। यहाँ पे यूटिलिटी को किस में मेजर किया जा रहा है? नंबर्स में मेजर किया जा रहा है, करेक्ट। ये लॉजिक्स किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। ये पता है सबको? अब सुनो, अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि एमयू कैसे आता है। टीयू तो समेशन ऑफ एमयू है, करेक्ट। तो एमयू कहां से आया? एमयू कहां से आया? इज वेरी सिंपल लॉजिक। उन्होंने बोला द अमाउंट यू आर रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी इज द एमयू यू डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी। याद आया? द अमाउंट यू आर रेडी टू पे। आप बहुत भारी भारी आंसर दिया अभी। टी यू ऑफ एन माइनस टी ऑफ एन माइनस वन, भाई टी यू कहां से आ रहा है? सर टी यू इज समेशन ऑफ एम यू। मतलब मुर्गी पहले या अंडा पहले, ऐसा हो गया मेरे लिए, है ना? तो भाई एम यू कहां से आ रहा है? मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था। तो एम यू इज नथिंग बट द अमाउंट यू आर रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज इट्स एम यू। ओके, अब सुनो, अमाउंट यू आर रेडी टू पे इज एम यू, द एक्चुअल अमाउंट यू आर पेइंग इज प्राइस। तो दोनों एक ही जैसे हो गए ना। द अमाउंट यू आर रेडी टू पे एंड द अमाउंट यू आर पेइंग, करेक्ट। नहीं मतलब सेम जैसा है बोला मैंने, सेम एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट सेम जैसा ही तो है। आपकी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस आप पे कर रहे हो, या तो आप उसे कितना पे करने को रेडी हो। रेडी टू पे प्राइस इज व्हाट? एमयू। एक्चुअल प्राइस इज व्हाट? प्राइस, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो एमयू कर्व भी तो बोल रहा है एमयू डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एमयू भी तो बोल रहा है डाउनवर्ड ही है, बिकॉज एमयू क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, अब ये क्रक्स है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। ये बोल रहा है एमयू as you increase more and more units here your mu falls. So can we say as you increase more and more units your ready to pay price falls, correct? And therefore when the actual price falls you buy more quantity. समझा? When the actual price falls you buy more quantity. So can we say law of demand is operating because of law of DMU? Yes. समझा? Next, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। व्हाट इज अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स? जब एक पर्टिकुलर चीज का दाम घटता है, जो पहले उसको बाय नहीं करते थे वो भी उसके कस्टमर बन जाते। अपनी भाषा में बोलूं थोड़ा, तो उनके औकात में वो गुड्स आ जाते, वो भी बाय करते। जब वो भी बाय करते तो कैन वी से न्यू कस्टमर्स आर एडिंग एंड देयरफॉर डिमांड इज राइजिंग। क्लियर? दिस इज कॉल्ड अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। लास्ट रीजन वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पर्टिकुलर चीज बोलो जिसकी यूजेस ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मिल्क हो गया, इन चीजों की यूजेस बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है ना, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का स्कोप होता है। क्योंकि जब प्राइसेस इनकी बढ़ती है, मिल्क हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो आप क्या करोगे? उसका यूज कम कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी आदत है कि लाइट फैन ऑन रख के ही चले जाओ बाहर, तो आप बराबर बंद करोगे। आपको लग रहा है कि चार चार लाइट ऑन करते थे आप पहले, तो आप बराबर दो लाइट ऑन करोगे जहां पे आप बैठे हो वहीं के, राइट। आपको लगता था आप हर वक्त एसी ऑन करते थे, आप कम एसी का यूज करोगे, जब सोना है तभी एसी लगाओगे, जस्ट फॉर कंफर्ट सेक नहीं लगाओगे। होता है ना ऐसे? ये आप कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इमेजिन करो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगती थी और कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता, तो आप क्या करते? प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसका डिमांड कम नहीं हो सकता था, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो सकता था।
लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है बिकॉज एक कमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। मिल्क, मिल्क का प्राइस बढ़ गया। मिल्क कितनी चीजों के लिए यूज होता है? मिल्क बटर मिल्क के लिए यूज होता है, लस्सी के लिए यूज होता है, पनीर के लिए यूज होता है, स्वीट के लिए होता है, मिल्क मिल्क के लिए यूज होता है, टी के लिए होता है, कॉफी के लिए होता है, बहुत सारे यूजेस है बराबर। आपके जो गेस्ट आते हैं उनको आप टी कॉफी ऑफर करते हो, इसके लिए होता है। मिल्क का दाम अगर बढ़ जाए तो आप अननेसेसरी यूजेस को या तो कट करोगे या तो कम कर दोगे। गेस्ट को आप पूछोगे ही नहीं चाय चाहिए कॉफी चाहिए, नींबू नींबू पानी, अरे इतना तो दो यार, पानी क्या बोल रहे सिर्फ, नींबू पानी या कोकम बोलो एटलीस्ट, ठीक है। नींबू भी महंगे हो गए ना। कुछ समझा कि जैसे ही एक प्राइस बढ़ता है ना तो आप अननेसेसरी यूजेस को कट कर सकते हो जब यूजेस ज्यादा होते हैं तब। जस्ट इमेजिन करो, पेट्रोल डीजल है, नींबू मिल्क नहीं है, सपोज पेट्रोल डीजल है, तो क्या होगा? इसके यूजेस ही कितने कम है। पेट्रोल या डीजल गाड़ी में फिल करके रनिंग के लिए काम में आता है, या तो सर्विसिंग के लिए काम में आता है, या तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम में आता होगा, कोई ग्रीसिंग में, कोई सर्विसिंग के लिए, राइट। अब बोलो इसका प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा? इसका डिमांड कम होगा ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का स्कोप है ही नहीं। तो कैन वी से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा होते हैं। अंडरस्टूड? So there are how many reasons? 5 reasons why law of demand operate. पहला, रियल इनकम इफेक्ट, जिसको इनकम इफेक्ट भी बोलते हैं। और याद रखिए इस केस में प्राइस चेंज करो, इनकम मत चेंज करो। इनकम इफेक्ट में कभी भी इनकम नहीं चेंज करने का, कमोडिटी का प्राइस चेंज करना, जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर चेंज होता है। करेक्ट। दूसरा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दोनों को मिला के बुलाते हैं प्राइस इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? आपका गुड्स सस्ता हो गया, सब्सटीट्यूट वाले गुड्स आप पे शिफ्ट हो गए और आपका डिमांड बढ़ गया। करेक्ट। तीसरा, लॉ ऑफ डीएमयू, वो तो देखा अपन ने डायग्रामेटिकली पूरा प्रॉपरली। फोर्थ, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, जब भी प्राइस कम होगा न्यू कस्टमर के रेंज में आपके गुड्स आ जाएंगे और वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। फिफ्थ, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, तो उस टाइम पर लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करने का स्कोप आ गया, क्योंकि आप अननेसेसरी यूजेस को या तो कट या तो कम कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दीज आर दी लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस। आज जो हमने पढ़ा डिमांड तक पूरा पढ़ लिया, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड तक पूरा पढ़ लिया। आई थिंक ये जो भी आज कवर किया ये वैसे भी थोड़ा बेसिक था, बट इसमें आप डेफिनेटली कुछ नए पॉइंट्स सीखे हो जो पहले आपने इतने ध्यान से नहीं पढ़े। आपको आज फास्ट ट्रैक नोट्स में से नोट्स दिखाओ प्लीज, नोट्स कलेक्ट कर लो बेटा। सॉफ्ट कॉपी में शेयर हो जाएगा आपको, डोंट वरी, बट पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं, पूरा शेयर कर दूंगा तो कैसे होगा ना। सॉफ्ट कॉपी में पहले 2 चैप्टर के नोट्स पूरे शेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप सबको फास्ट ट्रैक पॉइंट नंबर 66 तक पढ़ना है। कितने तक पढ़ना है? 66 लिख लो सब लोग। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 66, पेज नंबर 41 पर दिखेगा आपको फास्ट ट्रैक नोट्स। पहले आप क्या करोगे? ये पॉइंट्स पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे? आपके आईसीआई का मॉड्यूल सॉल्व करोगे बाय टेकिंग अ प्रिंट आउट, और उसके बाद क्या करोगे? पेज नंबर 23 पर जाओगे और वहां 7 क्वेश्चंस दिए, सिर्फ 7 क्वेश्चंस, वो सिर्फ 7 क्वेश्चन सॉल्व करोगे चैप्टर नंबर 1 से। ये जो नोट्स पढ़ोगे आप आज फास्ट ट्रैक पॉइंट्स, ये 1 एज वेल एज 2 के, बट 2 का कहां तक का पार्ट है? जितना मैंने आपको समझाया डिस्कस किया वहां तक का ही है। एवरी डे आई विल गिव यू सच टारगेट्स। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको पता है, तो अगर टारगेट्स रहेंगे तो आप काम करोगे, टारगेट नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, राइट। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे AK एंटरप्राइजेस नाम का शॉप है, वहां पर जाओ, उनको बोलो आईसीआई मॉडल डाउनलोड करके लास्ट के फ्यू पेजेस का एक प्रिंट देने के लिए। एक प्रिंट ले लो पहले, जो प्रिंट आउट वो देगा वो लेने के बाद उसका आप फोटो कॉपी कर सकते हो। आपके सबके अंदर जितने भी आप फ्रेंड्स लोग रहेंगे, हर कोई उधर जाएगा, एक्स्ट्रा प्राइस देगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकालेगा, उससे अच्छा एक जन प्रिंट निकालो, बाकी जन उसका फोटो कॉपी करो, ठीक है। बट फोटो कॉपी करके फ्रेश पेज पर सॉल्व करना है। अगर मैं कुछ बात बोलूँ तो प्लीज उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करो, खुद का दिमाग मत लगाओ। फ्रेश पेज बोला तो फ्रेश पेज लेके सॉल्व करो। यकीन मानो आपके कुछ MCQ गलत जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो गलत जाए, ताकि जितनी भी गलती हो वो मेरे साथ हो यहाँ पर, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपन और आगे बढ़े, ठीक है। आप कल 4 डाउट लेके आओगे या 6 लेके आओगे, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैं डाउट आपके क्लास में डिस्कस करूंगा, आपको भी समझाऊंगा और क्लास में भी डिस्कस करूंगा, ताकि यूनिवर्सली सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी प्रिंट निकाल के बैठो बेटा। ये जो नोट्स रहेंगे ये फर्स्ट 2 या 3 टॉपिक्स तक मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगा,
आपके कुरियर पहुंचने तक जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम तक एटलीस्ट आपके पास नोट्स रहेंगे, ठीक है। चलो तो सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल सीए प्रशांत साडा नाम का टेलीग्राम चैनल देख लो, या तो सीए विनोद रेड्डी नाम का देख लो, दोनों जगह डाल दिया जाएगा, डोंट वरी। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़े टाइम बाद टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे हम, नथिंग टू वरी, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड योर टुडे सेशन गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसी जोश से एवरीडे पढ़ेंगे, सिर्फ 15 दिन में हमको इकोनॉमिक्स इन करना है, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय।